कि आपने सीए के प्रोफेशन को भी छोड़ दिया, आपने कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन को भी उतना ज्यादा प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के बजाय कई बार आपको ये सुनने को नहीं मिलता जो सीए वाले और कंपनी सेक्रेटरी वाले कहते हैं कि एक एक डिग्री एक एक मेंबरशिप आपने लेकर के अन्याय कर दिया। तो मैंने 98 में दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम में अपियर हुआ लॉ का, और वो हाँ। मैंने क्लियर किया। फिर 98 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ ज्वाइन कर ली। यंग जनरेशन को लगता है कि एआई कैन रिप्लेस जॉब्स, हम्म। लेकिन मेरा अपना मानना है कि एआई जो है ना, आपका एक प्रिलिमिनरी लेवल का काम कर सकता है। जैसे जैसे आईटी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है सारे सिस्टम में, जैसे इनकम टैक्स में हो गया, जीएसटी में हो गया, या एमसीए में हो गया, तो बहुत सारे इश्यूज जो करप्शन के थे वो बहुत सारे ऑटोमेटिकली एड्रेस हो गए हैं, क्योंकि चीजों के लिए अब आपको बस जाना ही नहीं पड़ता। बात जब स्टार्टअप का आता है तो आप शार्क टैंक का नाम आता है, राइट? एक बताइए, जो शार्क टैंक में ये कहते हैं तुमको ऐसा दिया, तुमको ऐसा दिया, तुमको इतना दिया, तुमको इतना दिया, उसमें लीगल कितना फॉलो किया जाता है? अपना पर्सपेक्टिव ये है कि बिना लीगल ड्यू डिलिजेंस किए कोई भी इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाता है, और खास तौर से जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। जब एमएनसी कंपनी आती है तो सरकार उनको दोनों हाथों से इज्जत करती है, उनको प्रेफरेंस मिलता है, जब बिजनेस पर प्रेफरेंस मिलता है, कानून भी उनके लिए मोल्ड किया जाता है। तो हमारे जो हिंदुस्तान के बिजनेसमैन हैं, जो भाई लोग हैं, क्या उनको ऐसा नहीं लगता कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है? आप कोई ऐसे केस बताइए जो ईपीएफओ में कोई फ्रॉड हुआ हो और उसके साथ आप लोग बैठ कर डिस्कस करते हो कि पैसा कैसे रिकवर किया जाए, कैसे किया जाए। जो भी एम्प्लॉयर जो पीपीएफ डिडक्ट कर रहा है वो रेगुलरली जमा करे, हम्म। राइट। ईपीएफओ में 12% अगर एम्प्लॉय को कट रहा है तो 12% वो अपना ऐड करके उसमें डिपॉजिट करेगा मंथली। पीएफ डिडक्ट कर लेते हैं, जमा नहीं करते हैं। उन एम्प्लॉयज की सिचुएशन देखिए ना, जिनका पीएफ कट रहा है, 12% उनकी सैलरी से कट रहा है, लेकिन वो जमा नहीं हो रहा है, तो उनकी ग्रीवेंस देखिए कितनी बड़ी है। वो सोच रहे हैं कि भाई 24% जमा हो रहा है, 12 उनका कट रहा है, 12 एम्प्लॉयर जमा कर रहा है। हाय फ्रेंड्स, मेरे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और इसके पहले मैं कि आगे बढ़ूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको ये क्यों पॉडकास्ट सारा काम छोड़ करके ध्यान से सुनना चाहिए। क्योंकि हम कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरे पास रिसोर्स नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, हम बड़े घर में पैदा नहीं हुए, एंड क्या नहीं, ये सब कुछ डिफेंस मैकेनिज्म है। और जो रियल लाइफ केस स्टडीज है वो अलग है। जो फिल्मों में कहानी बताई जाती है वो फिक्शन है। मैं आपके सामने एक ऐसे हीरो की कहानी शेयर करना चाहता हूं जिसने अपने जिंदगी में बहुत कुछ पाया, लेकिन आज भी उनमें जो हंगर है और उनमें जो भूख है वो देखने लायक है। दोस्तों, एक नारनौल में पैदा हुआ, और वो भी किस फैमिली में, जिसमें मदर और फादर दोनों स्कूल टीचर्स थे, वो भी सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में पूरे हिंदी मीडियम से पढ़ने के बाद हम कहते हैं ना कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो ये नहीं होगा, मेरे को इंग्लिश बोलने नहीं आता तो नहीं होता, मेरे को अंग्रेजी नहीं आती तो ये नहीं होगा, मेरे मेरे डायलेक्ट में मेरा रीजन का टच है इसलिए मेरा ग्रोथ नहीं होता। ये बहुत सारी चीजें हम अपने आप में एक लिमिटिंग बिलीफ बनाते हैं, और नतीजा ये होता है कि हम अपनी ग्रोथ के रास्ते में खुद आ जाते हैं। दोस्तों, आप अपने दोस्तों को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने छोटे बेटों को जरूर ये पॉडकास्ट दिखाना कि किस तरह से रियल लाइफ हीरो पैदा होते हैं और अपनी जगह बनाते हैं। हितेंद्र मेहता सर, सर थोड़ी सी बारे में अपने बताइए कि जब आप गवर्नमेंट स्कूल से बीकॉम किए तो उस समय में आपके अपने करियर के लिए क्या चल रहा था, चूंकि आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी दोनों ही इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था। शुरुआत में बहुत क्विकली अपने बारे में बताइए कि उस समय आप क्या सोचते थे। लेसन ये होगा कि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि चलते रहिए, मंजिलें मिलती रहेंगी। अभी ये मत सोचो कि आई एम नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट, आई एम नॉट गुड एनफ फॉर व्हाट आई माइट बी। सर, ओवर टू यू, आप बताइए। थैंक यू सो मच राठौर जी। थैंक यू सर। Just to introduce, when I was doing BCom, राइट। so I had no idea what I'll be doing after doing my BCom. And after completing BCom, when I saw some of my friends, they were, thinking to join chartered accountancy.
ओ, And I also thought, since they are also joining CA and they will be going to Delhi, so that ओके, was the only thought that I had in mind. So I will also do CA. And I ओके, came to Delhi with this idea ओके, in mind. And ओके, my parents also supported this, that yes, you want to do it from Delhi, you do it. And whatever support you need, we'll support you. राइट। And I came to Delhi, and then the challenge was to find out a CA firm where I can do my training also, and then to find out like where to study this CA related stuff. And biggest challenge was that everything was in English medium that time in chartered accountancy. राइट। Yeah, to overcome that, then I decided that I will, start focusing on improving my English language, and I started, having a daily English newspaper, and made it a habit that I read it at least one page, be it a sports page or business news page, so that I improve my vocabulary. So this was the thought when I came from a small place called Narnaul to Delhi, and then I बट सर एक बात joined the बताइए, CFO. आपने जो एक एक पेज न्यूज़पेपर का पढ़ते थे, दोस्तों एक बात ध्यान रखना, वी कैन ऑलवेज स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। सर क्या कह रहे थे कि एक एक पेज पढ़ने लगे, और पढ़ते पढ़ते आज उन्होंने इम्प्रूव किया अपने इंग्लिश को, और बड़े बड़े डायस को आज ये सीबीडीटी के मेंबर है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, ईपीएफओ, जिसमें सरकारी स्तंभ लगा के विजिटिंग कार्ड और लेटर हेड मिलता है, जिसमें आईएएस के लोग बैठते हैं, जो आईएएस किए हुए लोग हैं वो बैठते हैं। एक छोटी सी बताइए, आज भी कभी ये आपको फील नहीं होता कि अगर मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होता तो शायद मैं ज्यादा अच्छा करता, या आप खुश हैं कि जो भी है बहुत अच्छा है? मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था। अगर आपके अंदर फायर है, आपके अंदर एक पैशन है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये मेरा अपना थॉट प्रोसेस था। और इनिशियली क्या हुआ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने पास नहीं किया ओ, सीए, राइट। सो सीए में क्या होता था कि 6 महीने बाद फिर अटेम्प्ट होता था। करेक्ट। तो इट सो हैपन कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं रह गया, और मेरे जो कोलीग थे सर उनमें से ऐसा एक है का कि निकल गया। फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में आप रह गए। मैं हमेशा, हाँ मैं सीए के कोचिंग में काफी दिल से रहा हूँ, दिन से रहा हूँ, दिल और दिन दोनों से। इसमें तो मातम मनाने का टाइम ही नहीं मिलता, 3 महीने के बाद फिर से एग्जाम दे दो। जी। फिर आप आगे क्योंकि बताइए। जैसे हाँ, जैसे ही हाँ, अटेम्प्ट खत्म होता है उसके 2.5-3 महीने में रिजल्ट आता है, फिर अगला एग्जाम का टाइम हो हाँ, जाता है। फिर क्या हुआ? तो हाँ, लेकिन चैलेंज क्या होता है कि जब आपके साथ आप आए हैं, कोलिग्स भी आए हैं, दूसरे फ्रेंड्स भी आए हैं, तो कोई आगे बढ़ गया, आप पीछे रह गए, राइट। तो दैट एक्चुअली बिकम्स पॉइंट दैट यू हैव टू प्रूव इट, जैस यू कैन ऑल्सो डू इट, राइट। फिर उसके बाद आपका प्रिपरेशन जो है, उसका जो एक इंटेंसिटी बढ़ जाता है। तो ओके, उसके बाद वही किया कि और ज्यादा टाइम लगाया, और ज्यादा एफर्ट किए। बट इवेंचुअली क्या हुआ कि जैसे हमने सीए इंटर कर लिया, तो हाँ, उसके बाद लगा कि अब तो कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। तो उसी समय मैंने सीएस ज्वाइन किया आफ्टर डूइंग माय सीए इंटरमीडिएट। तो फिर ओके, मैंने कंपनी सेक्रेटरीशिप ज्वाइन कर लिया। और ओके। इट सो हैपन कि जैसे मेरा सीए का कोर्स खत्म हुआ, और उसी समय मेरा कंपनी सेक्रेटरीशिप का भी कोर्स खत्म हो गया। मैंने एक्चुअली 2 साल में सारे एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएस के पास किए, और वाह, कांग्रेट्स। क्लोज कर लिया। हाँ जी। हाँ, और जब तक मेरा सीए का ट्रेनिंग खत्म हुआ, तो दोनों इंस्टीट्यूट की क्वालिफिकेशंस मेरी क्लियर हो चुकी थी। तो थोड़ा सा समय लगा। फिर मैंने 95 की बात है, जब फर्स्ट कंपनी मैंने अपनी ज्वाइन की थी दिल्ली में ही, और वो अच्छा, पब्लिक कौन सी इशू कंपनी लेकर आ थी? रही थी। हाँ, ये कंपनी का नाम था पुष्पसंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये ओके। 100% ईओयू थी इनटू टेक्सटाइल सेक्टर। हाँ, और ये उस समय अपना पब्लिक इशू ला रहे थे, तो एक कंपनी सेक्रेटरी की इनको रिक्वायरमेंट थी। तो हमारे किसी कॉमन कनेक्ट थे कोई बैंकिंग सेक्टर से, तो उन्होंने हमारा नाम रिकमेंड किया, और फिर वहां ज्वाइन कर लिया। तो उसके हितेंद्र बाद तो सर, एक, लर्निंग। उसके बाद तो चलती रही, उसके बाद तो इट्स ह्यूज ह्यूज। सर एक बात बताइए, आपने सीए किया, आपने सीएस किया, लेकिन पीछे, और आपको सारी दुनिया एज ए लीगल प्रोफेशनल समझती हैं। वैस एसोसिएट्स में मैं आपसे मिला था लॉन्ग बैक, ये तकरीबन 2 डिकेड्स पहले की कहानियां। मैं भी यंग रहूंगा, आप भी यंग होंगे, आप तो यंग लग भी रहे हैं अभी। तो एक छोटी सी बात बताइए कि आपने सीए के प्रोफेशन को भी छोड़ दिया, आपने
कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन को भी उतना ज्यादा प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के बजाय आपने, ऑफ कोर्स कंपनी सेक्रेटरी में आपका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत जबरदस्त है, मानने योग्य है, एंड पीपल एक्सेप्ट इट एंड पीपल रिस्पेक्ट दैट। एक बात बताइए, उसके बाद आप जैसे सेंट्रल लीगल है, इज वन ऑफ द रेपुटेड, एंड आप बहुत सारे काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये कई बार आपको ये सुनने को नहीं मिलता जो सीए वाले और कंपनी सेक्रेटरी वाले कहते हैं कि एक एक डिग्री एक एक मेंबरशिप आपने लेकर के अन्याय कर दिया। देखिए, मेरा अपना मानना है कि एजुकेशन कोई भी जो है ना, वो राइट। वेस्ट नहीं जाती है लाइफ में। वेस्ट नहीं जाती है, यस। आप जितना ज्यादा लर्न करते हो उतना ही आपका इग्नोरेंस अनफोल्ड होता है एक्चुअली। ओके ओके। राइट। तो जब मैंने शुरू में जॉब किया कॉर्पोरेट में, तो दोनों क्वालिफिकेशन कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंसी बहुत रेलेवेंट थी, और हाँ, रिक्वायर्ड डुअल भी था। वही थी एक्चुअली, क्योंकि हाँ मैंने हाँ। एज ए कंपनी सेक्रेटरी अपना ज्वाइन किया, फिर उन्होंने हम्म, ग्रेजुअली मुझे कहा कि भी आप मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स का भी रोल देखिए। सो हम्म। इट कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट अ डिकेड। ओह। राइट। बट जब मैंने 2-3 साल हो गए जॉब करते हुए, मुझे लगा कि भी एक नॉलेज का जो लर्निंग का जो कर्व है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। तो मैंने 98 में दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम में अपियर हुआ लॉ का, और वो हाँ मैंने क्लियर किया। फिर 98 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ ज्वाइन कर लिया। इवनिंग कॉलेजेस होते थे उस समय में, तो वहाँ से फिर मैंने दिन में जॉब करते थे और शाम को कॉलेज पहुंच जाते थे। हाँ हाँ। तो धौला, धौलक 98 में से क्लास चलती होगी। 2001। हाँ जी, धौला कुआं धौलक, में हाँ धौलक को, हाँ हाँ। ARSD कॉलेज होता है, हाँ वहाँ हाँ पे हाँ मेरी हाँ। क्लास होती थी। हाँ तो आत्माराम। वो भी एक अलग ही वो चार्म होता था कि भी आप जॉब करने के बाद फिर स्टडी कर पढ़ने जा रहे हो वहाँ पे। लेकिन जब आप CA और CS कर चुके होते हैं और उसके बाद लॉ करना है, तो थोड़ा सा रिलेटिवली आपको एडवांटेज रहता है कि भी आपकी कॉर्पोरेट लॉस पे अच्छी पकड़ हो जाती है, और दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी अच्छी एक इंटरप्रिटेशनल स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, और फिर साथ ही आप प्रैक्टिकली भी काम कर रहे हैं। तो उतना डिफिकल्ट नहीं लगता है एक्चुअली, जब आप ये क्वालिफिकेशन करने के बाद करते हैं सर तो। एक बात बताइए, आपने जब लीगल में आपने आप कोर्स क्वालिफाइड हो गए लॉ का, तो आपने एज ए लॉ प्रैक्टिसर आपने कब ये सोचा कि मुझे ये प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी का प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, एंड मेरे को करना चाहिए लीगल प्रैक्टिस, आपने ये कब डिसाइड किया? हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइफ में ये आइडेंटिफाई करना कि आपको क्या पसंद है, विच इज राइट। योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। करेक्ट करेक्ट राइट, करेक्ट। ये समझना बहुत जरूरी है। तो इनिशियली जब मैंने ज्वाइन किया था, मैंने बताया कि कंपनी सेक्रेटरी एंड मैनेजर फाइनेंस अकाउंट्स, एंड आई रोज टू द लेवल ऑफ हेड ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स एंड हेड ऑफ लीगल अफेयर्स इन मल्टीनेशनल कंपनीज ऑल्सो। ओके। But there I realized, like while I am heading the finance function of a company, so हम्म I'm becoming more of a general manager, generalist person. हम्म So I'm हम्म not having any individual हम्म identity that हम्म। if, I mean, people should recognize me as a subject expert. So which subject I would be, relating with. So ये एक मेरे लिए उस समय पॉइंट था कि मुझे कोई ना कोई सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज करनी चाहिए। और उस समय की बात है जब मैं जो फर्स्ट कंपनी मैंने जिसमें बताया कि वो पुष्प सन्स इंडस्ट्री, उसमें मिस्टर OP वैश्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर थे हमारे। तो हम्म। वो हमारे OP वैश्य साहब मेरे मेंटर भी रहे हैं। तो एक दिन उन्होंने कहा कि भाई तुम ना लॉ के लिए बने हो। तो वो हमारे ऑब्जर्व करते थे बोर्ड में जो फंक्शनिंग थी एज ए कंपनी सेक्रेटरी, और राइटिंग स्किल्स और ऑरेटरी स्किल्स। ये डायरेक्टर सीनियर पर्सन होते हैं, तो दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ, यू कैन से, यार्ड स्टिक टू थॉट असेस प्रोसेस, हाँ हाँ। हाउ पीपल आर डूइंग, और हाउ व्हाट काइंड ऑफ पोटेंशियल दे में हैव गोइंग फॉरवर्ड। तो उन्होंने हमें एक दिन बुलाया ब्रेकफास्ट पे अपने हाँ घर पर ही। हाँ तो ये 2005 की बात है, हाँ। क्योंकि मैं वो कंपनी छोड़ने के बाद भी उनसे संपर्क में रहा। तो उन्होंने बुलाया मुझे, तो मुझे उन्होंने कहा कि तुम कॉर्पोरेट छोड़ दो और लॉ फर्म ज्वाइन कर लो, आप यहीं आ ओके जाओ। ओके। तो मेरा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने सीधे ही वैश एसोसिएट्स में उन्होंने मुझे कहा कि भी अब यहाँ ज्वाइन कर लो। देन आई आज की मुझे अपना एग्जिस्टिंग जो मैनेजमेंट है उनसे थोड़ा बात करना पड़ेगा। तो जितना समय लगेगा वो कर लेंगे, बट मेरा भी अपना इंटरेस्ट है कि मैं लॉ में कुछ करना चाहता हूँ। And this is how it happened. I simply went back and then gave notice to my existing management that वाह as per my employment वाह condition, I'm just. वाह। दोस्तों, जो हितेंद्र सर की कहानी है, उसकी कहानी में एक लेसन है।
कि कई बार हमारी ये स्ट्रेंथ हमारी वीकनेस बन जाती है। मैंने सीए किया है तो ये नहीं कर सकता, मैंने कंपनी सेक्रेटरी किया है तो ये नहीं कर सकता, मेरे पास दोनों डिग्री है अब तक मैं ये किया हूं तो नई चीज में नहीं जा सकता। इन्होंने ओपी बैस के बोलने के बाद एक बार भी नहीं बोला, डाउट नहीं किया उनके विजडम को। इन्होंने क्लियरली ये कहा कि बड़े लोगों की देखने और परखने की नजर कुछ और होती है। इन्होंने विश्वास किया और नई दुनिया में आ गए, लॉ की दुनिया में। वहीं पे इनकी मेरी मुलाकात हुई थी जब ली मेरिडियन में एक प्रोग्राम हो रहा था। तो ये स्ट्रेंथ है नई दुनिया का। देखो मैं हमेशा कहता हूं द पावर ऑफ अननोन इज अमेजिंग। हम लोग सिर्फ नोन की दुनिया में घूमते घूमते मर जाते हैं, गाली देते देते मर जाते हैं, अननोन की दुनिया को परखते नहीं है। इन्होंने अननोन की दुनिया को परखा। सर, थोड़ा सा मैं प्रोफेशनल क्वेश्चन से पूछता हूँ। नहीं, आज बहुत सारी बातें होती हैं एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग। आप चैट जीपीटी था, अब तो ग्रोक भी आ गया, अभी डाक्सीक भी आने वाला है। क्या आपको लगता है कि लीगल प्रोफेशन को ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी रिप्लेस कर देगा, या अगर इन्फ्लुएंस करेगा तो कितना करेगा? और अगर लॉयर्स को रेडी होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, तो क्या क्या करना पड़ेगा? जी, आई थिंक मेरा इस पे थोड़ा सा डिफरेंट है, अनलाइक अदर पीयर्स, कि राइट। उनको यंग जनरेशन को लगता है कि एआई कैन रिप्लेस जॉब्स, है ना। ओके। मुझे उनका जो सुनने के बाद समझ में आता है व्यू पॉइंट। हम्म। लेकिन मेरा अपना मानना है कि एआई जो है ना, आपका एक प्रिलिमिनरी लेवल का काम कर सकता है। हम्म। हम्म। कि एक जो पैरालीगल का काम होता है वो एआई कर हम्म। सकता है। हम्म। एंड ऑफ द डे लीगल प्रोफेशन ऐसा है कि इट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन, हम्म। अप्लाइंग योर माइंड, trying to find out different ways and means, to assist the businesses, to assist your clients. It cannot happen that AI will give a one, off the shelf solution to all problems, right? So every business case has, very peculiar I mean questions involved. So हितेंद्र AI बेटा, cannot actually answer these questions. हितेंद्र सर, एक छोटी सी बात है। मेरे को ऐसा लगता है कि वो उसके पास जो प्रोग्रामिंग है, वो अगर उसको केस स्टडीज मांगेंगे तो केस स्टडीज नहीं होगा तो नया केस स्टडीज बना देगा। फिर आप रेफर कैसे कर सकते हैं? और अगर लॉयर के पास विजडम नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो जाके कोर्ट में, वो ट्रिब्यूनल में क्या करेगा? वो जो आर्टिफिशियल केस स्टडीज मेड बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको देकर के कैसे रेफर करेगा? ये मेरे को समझ में नहीं आ रही। देखिए, वही मैं बोल रहा था कि एआई और चैट जीपीटी या सिमिलर लाइक ग्रोक फॉर एग्जांपल, हाँ तो हाँ। ये आपको एक रिसर्च में असिस्ट कर सकते हैं। आई मीन अच्छा। देर इज नो डिनाइंग अबाउट दैट। दे कैन ब्रिंग होस्ट ऑफ केस लॉज बिफोर यू व्हेन यू आर डीलिंग एन असाइनमेंट, तो बट नॉट बियॉन्ड दैट। आप ये कहना चाहते हैं कि जो काम लीगालिटी में क्लर्क करते थे, टाइपिंग का काम, ग्रामर चेकिंग का काम, वो काम आप चैट जीपीटी से करवा लो, एआई से करवा लो, लेकिन जहां दिमाग का काम है वहां लॉयर की ही जरूरत पड़ेगी, आपका ऐसा कहना है? उससे एक स्टेज थोड़ा आगे जा सकते हैं हाँ। थोड़ा, कि जैसे आपको किसी सब्जेक्ट पे रिसर्च करना है, कि राइट। एक पर्टिकुलर लॉ के बारे में कुछ ढूंढना है, तो एआई कैन बी ए वेरी गुड रिसोर्स। सपोर्टिंग टूल, बट हम्म। नॉट बियॉन्ड दैट। व्हेन इट कम्स टू अप्लाइंग योर माइंड और इंटरप्रेटिंग द गिवन सिचुएशन, तो उसके लिए तो आपको खुद का ही माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, और खुद का ही लीगल एक्यूमेन उसमें अप्लाई करना पड़ेगा, और खुद की स्किल्स उसमें अप्लाई करनी पड़ेंगी। ओके, मतलब आपको स्किल डेवलप, अगर आप स्किल्डफुल हैं, स्किल्ड कर रहे हैं, लगातार रेलिवेंट रहे हैं, तो आपको एआई से डरने की जरूरत नहीं है। एब्सोल्युटली। सर, एक बात बताइए कि आप 2013 जो कंपनीज एक्ट 2013 है, हमने काफी पढ़ाए हैं, एंड बहुत सारे बुक भी पढ़ी हूँ उसके ऊपर। एक बात बताइए, आप कंपनी के रूल, जब 2013 कंपनी लॉ, कंपनी एक्ट की बात करता हूँ, उसके बनाने के बोर्ड में थे, बनाने के कमिटी में थे, आप सब कुछ उसमें थे। अ, आप लोग और सभी लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में बिजनेस करने के लिए ईज ऑफ रूल बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा डेटा है कि मैक्सिमम बिग इंडस्ट्रीज की बात करता हूं, डुअल सिटीजनशिप की विश्वास करते हैं। और आज उनका मौका मिले, या आज वो मेंटली तैयार हैं कि हिंदुस्तान छोड़ के जाना हो तो छोड़ के चला जाऊंगा। ऐसा क्यों? रूल आपने बनाए हैं,
आप उस बोर्ड में जी रहे हैं, आप उस कमेटी जी में रहे हैं। एंड जब मैं जी ये कह रहा हूं, मैं एज ए कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिस्ट हूं, मैं काम करता हूं, ये बात मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लिया गया नहीं है। आई हैव टॉक वन टू वन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड देन आई एम शेयरिंग दिस फैक्ट कि they are always ready to leave India. Always. Everybody is not Ratan Tata who says that I'm born in India and my intent is to serve India. But legality के कारण, taxation के कारण, आर्म ट्विस्टिंग के कारण, लेट इट बी ईडी के कारण, लेट किसी भी के कारण, एक इंडस्ट्रियलिस्ट हमेशा इस डर में है कि पता नहीं मेरा क्या होगा, सो आई कैन लीव। हर किसी के बाद दूसरे कंट्री का पासपोर्ट है। वाई सो? देखिए, मैं पॉलिटिकल इश्यूज पे नहीं कमेंट करना चाहता, लेकिन मैं जो आपको जो बेसिक जो प्रॉब्लम है, बेसिक इशू है, उसके बारे में मैं बता सकता हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल, लॉ हाँ। फ्रेमिंग जो है हमारे कंट्री में बहुत अच्छी है। जो राइट। आई मीन इन सो फार एज द लेजिस्लेशन ऑफ न्यू लॉ इज कंसर्न, इंटेंट बहुत अच्छी है। और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, आई मीन दे वांट सिंप्लिसिटी, आई मीन सिंप्लिसिटी, ईज ऑफ ऑपरेशंस, ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। बट इशू कम्स व्हेन इट इज इम्प्लीमेंटेड, राइट? सो इम्प्लीमेंटेशन, हाँ। एनी लॉ इज एज गुड एज इट्स एनफोर्समेंट इज। राइट। सो अगर वो जिस इंटेंट से लॉ बना है, उस इंटेंट से एनफोर्समेंट नहीं हुआ, तो वो लॉ या। का आप कुछ नहीं ब्लेम कर सकते। राइट। राइट। एनफोर्समेंट का इशू है, राइट? अब अभी जैसे आज भी हम बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया इंडिया, तो हमारी रैंकिंग की 140 से 65 पर आ गई, राइट? बट मुझे लगता है कि 65 भी बहुत ही लो रैंकिंग है, इससे हमें या। कहीं ऊपर आना चाहिए। बट हम इसमें जब एनालाइज करते हैं तो तीन चार मेन इश्यूज हैं जो बिजनेस स्टार्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है, जिनकी वजह से, राइट? जैसे आपको पोल्यूशन की कंसेंट लेनी पड़ती है, पोल्यूशन बोर्ड की कंसेंट टू एस्टेब्लिश फॉर एग्जांपल, फिर कंसेंट दामरा, टू ऑपरेट। सर दामरा प्रोजेक्ट में ऐसे ही है उड़ीसा में। एंड द जापानीज कंपनी हैड टू गो बैक बिकॉज पॉल्यूशन का उनको क्लियरेंस नहीं मिला। और उस समय के गवर्नमेंट के मेन पीपल मिस्टर चिदम्बरम वाज ऑन द बोर्ड ऑफ द प्रोजेक्ट। सी, आई एम टॉकिंग अबाउट, ऐसा कैसे चलेगा सर? बताते रहिए, आप बताते वही रहिए। वही हाँ। मैं बता रहा हूँ, एक तरफ हाँ। तो ये वाले इश्यूज हैं जो प्रोसीजरली आपको, आई मीन दे फ्रस्ट्रेट यू, हम्म। राइट? कि जैसे एनवायरनमेंट की अप्रूवल है, फायर एनओसी लेना है, फैक्ट्रीज एक्ट लेना है, तो इनमें काफी समय लग जाता था। और काफी स्टेट गवर्नमेंट्स ने, जब से ये कंपटीशन स्टार्ट हुआ विद इन द स्टेट्स, क्योंकि हम्म। सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट्स को प्रमोट करती है टू वर्क ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वो तो काफी स्टेट ने अपनी पॉलिसीज रिलैक्स भी किया है उसमें, और डीमिंग अप्रूवल्स के प्रोविजंस भी लेके आए हैं, राइट? लेकिन जो आपका दूसरा इशू था कि जो एनफोर्समेंट एजेंसीज का एक्सेसिव इंटरवेंशन या एक्सेसिव एक्शन, या हाँ राइट, हाँ। राइट, ओवर रीच यू कैन से, ओवर तो रीच। वो उसमें उसमें ये मुझे लगता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं, वेल एस्टेब्लिश रूलिंग्स हैं, कि कोई भी एजेंसी के पास अगर रीजंस टू बिलीव है, सब्सटैंशियल रीजंस टू बिलीव है, और ऑन रिकॉर्ड देयर इज समथिंग दैट दे कैन गो एंड कंडक्ट अ सर्वे और कंडक्ट अ सर्च, देन ओनली दे कैन गो। उसके पहले तो जा नहीं सकते हैं। अगर सिर्फ किसी ने हियर से पे आप सोचें कि एक्शन ले लेगा, तो कोई नहीं ले सकता, क्योंकि हमारे यहाँ कोर्ट्स जो है बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में। कि हालांकि थोड़ा टाइम लगता है कोर्ट्स डिसीजन मेकिंग में, बट बहुत सारे केसेस हैं जिसमें स्ट्रक डाउन हुए हैं सारी चीजें, जो एक्सेसिव एक्शन हुआ है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से। जितेंद्र सर, मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, बिकॉज आपके पास विजडम है। और मेरा एक सबसे बड़ा जो उद्देश्य है पॉडकास्ट का, कि लोगों को स्ट्रांग बनाया जाए, कमजोर नहीं। कि रहना यहाँ है, जीना यहाँ है, मरना यहाँ है। इस सॉन्ग को हमने सुने होंगे। आप कहते हैं कि कोर्ट बहुत स्ट्रांग है। जब कोर्ट में आपके पास बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है, आपके पास पॉलिसी भी, जिस पॉलिसी से जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं, आप पॉलिसी को फॉलो के कर रहे हैं, एडहेरेंस कर रहे हैं, पॉलिसी और रूल्स की एडहेरेंस कर रहे हैं। अचानक देखते हैं कि जज की नियत ही, मैं ये नहीं बोलता हूं कि इंटायर जुडिशरी ऐसा है, जज की नियत ही कुछ ऐसी है कि आपको कुछ ना कुछ वो करना पड़ेगा जो सचमुच में आप नहीं करना चाहते। आप देखते हैं अभी रिसेंटली ये केस आया था कि एक जज के छोटे से कमरे में आग लगा और करोड़ों रुपया जले हुए मिले। इस तरह के स्थान में, इस तरह के जगह में, इस तरह के जुडिशरी के सिचुएशन में कोई एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हिंदुस्तान छोड़ के जाना चाहता है, तो उसका दोष क्या है? नहीं, इसमें अब इशू यही आता है कि अब
एक साइड को आप रिस्पॉन्सिबल कैसे ठहरा सकते हैं? अगर दूसरी साइड अगर उस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करती है तो दोनों साइड रिस्पॉन्सिबल हैं, राइट? तो मैं इन आइसोलेटेड केसेस पर नहीं जाना चाहूंगा। आज भी मुझे बताइए कि कोई भी झगड़ा हो जाता है दो लोगों के बीच में, तो हाँ। पहला स्टेटमेंट उसका ये आता है, मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा। तो बट इसका कोर्ट में मतलब क्या है? सेटल, कोर्ट में बड़ा ताकतवर आदमी सेटल कर लेगा। नहीं वो नहीं, वही ताकतवर बोलता की है, बात उसको नहीं होती। पता है। इवन जो ताकत सर, कॉमन मैन ताकत में भी अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो वो सर यही कहते कॉमन, हैं कि मैं। हम्म। दीपेंद्र सर, कॉमन मैन में भी जब डिस्प्यूट होता है और एक कहता है मैं कोर्ट में देखूंगा, तो दूसरा कहता है वो तो मेरी मजबूत करी है, मैं देख लेता हूँ। अगर उसका कनेक्ट है ना सर, तो बोलेगा आ जा तू, आ जा, तेरे को मैं देखता हूँ। ये पूरी दुनिया नॉलेज की हो गई है, कनेक्ट की हो गई है, नेटवर्किंग की हो गई है। और लुटियन जोन्स में बैठे हुए लोग क्या कर सी, मैं जजेस के अगेंस्ट में नहीं हूं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं कभी भी किसी मंदिर में जाता हूं तो मेरे जज फ्रेंड हैं जो मंदिर के ट्रस्टी हैं, मैं एक बार फोन करता हूं, मेरा व्यवस्था हो जाता है, मैं फेवर लेता हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, मैं भी फेवर लेता हूँ। लेकिन एक बार इंसिडेंट सुनाता हूँ। हम लोग वैष्णो देवी गए थे और मैं फेवर लेके मंदिर में चला गया। आराम से दर्शन किया, बड़ा बड़ी मेरी वाइफ आई और आते ही कह रही है दर्शन हो गया? बोला हाँ हो गया। मैंने कहा हो गया, हो गया, हो गया। बोला नहीं, कहाँ हुआ? ऐसे दर्शन थोड़ी होता है, पैदल चल के हम आए, ऐसे तुम आ गए। इनको कह दो कि दर्शन हो गया और हम लाइन में लगेंगे फिर से। सो आई एम सेइंग दैट एवरीबडी टेक द बेनिफिट। बट मैं ये बात कह रहा हूं कि ऐसा व्यक्ति जो ईमानदारी से टैक्स देता है, ईमानदारी से सब कुछ देता है, लेकिन ईमानदारी से काम भी करता है, लेकिन फिर भी उसको दिक्कत होती है, तो ये हिंदुस्तान में ये बिजनेसमैन क्यों रहे? क्योंकि उतना मेहनत अगर बाहर करता है तो उसकी लाइफ बहुत स्मूथ होगी। क्यों हिंदुस्तान में रहे, क्यों इंडिया में रहे? क्यों? क्योंकि ये लीगल देखिए, चीज है, क्योंकि हाँ, आप पॉलिसी मेकर हैं, राठौर जी, आप मैं रहे ना, हैं। हाँ, नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डुअल सिटीजनशिप की बात है, आई मीन दिस इज नॉट दैट बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स इन इंडिया। The industrialists are smart enough, to weigh like what is a better option for them. So whether to keep a second citizenship of a X country or Y country, and for what regions, right? So if somebody is upright, for example, right, and he is for, I mean, doing business as per law, so why he would worry? I mean, you tell me. I mean, person like you or person like me, I mean, what kind of fears we will have if we सर don't do सर any hanky सर panky? Tell me, just tell me. I mean, I'm Sir, not sir, defending anything. I'll not put a I'm question. now the Here, larger issue. Yeah. here I'm just discussing. Just my question is very like a kid. बच्चों की तरह क्वेश्चन है। बट मुझे पता है आप जवाब देंगे तो बच्चों को, लोगों को रहेगा। बिकॉज मेरा मैसेज ये देना चाहता हूँ कि आपको स्ट्रांग रहना है। और जब आप हैंकी पैंकी नहीं करेंगे तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये बात मैं मान के चाहता हूँ, यही इंफॉर्मेशन मैं देना भी चाहता हूँ लोगों को। लेकिन इसमें थोड़ी सी अंदर से चीजें निकल के आ रही हैं। मैं एक छोटा सा बात कहता हूँ। आपके पास अगर आपके डैड 1 लाख रुपया दे दे और 1 महीना के बाद बोले कि आप कहाँ कहाँ खर्चा करेंगे, कहाँ कहाँ किया है, तो उसमें भी दो चार पैसा इधर उधर हो जाएगा, भूल जाएंगे। या कुछ होगा, चाहे सही जगह नहीं हुआ, चीजें आएंगी। अब उसको भी पकड़ के आपको रगड़ा जा सकता है। सो मैं ये बात कह रहा हूं कि बिजनेसमैन को ये बात अच्छी तरह से पता है। आई एम नॉट सेइंग कि ऑल इंडस्ट्रीज, क्योंकि जीना यहाँ, मरना यहाँ, सारी चीजें यहाँ। और उनको अपने कंपनी के बारे में और अपने बारे में सोचने का अधिकार है। आज बिजनेसमैन को, मेरी बात बुरा मत मानिएगा, बिजनेसमैन को हिंदुस्तान में चोर समझा जाता है। उसको बताया जाता है लोगों को कि ये इतना बड़ा इसलिए हुआ कि उसने चोरी करी है। वहां पे हमारी लीगल सिस्टम कहाँ उसको प्रोटेक्ट कर रहा है? ये मैं समझ मनोदशा। गया। हाँ। ये लेकिन ये इशू या ये परसेप्शन जो है ना, ओवरनाइट नहीं बनी है, आप ये तो मानेंगे, हाँ, राइट? नहीं तो ये सी, ओवर नॉट, ए आई एम नॉट पीरियड ऑफ सेइंग वन टाइम। कंट्री। हाँ, हाँ हाँ, ओवर। नहीं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बनी है। मैं आई एम नॉट हियर टू डिफेंड एनी गवर्नमेंट, राइट? हाँ, क्योंकि राइट। हम लॉज को उसी स्पिरिट में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, नहीं और या करते। फिर हम एज ए सोसाइटी यूज टू हो गए कि हम चीजों को जल्दी कराना है, फास्ट ट्रैक कराना है, तो किसी भी तरह कराना है, राइट? उस तरह की सोच हमारे अंदर डेवलप हो गई, राइट? बट हमें जो आज की डेट में जो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप और मैं डिसाइड कर लें कि हम कोई करप्ट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, थोड़ा राइट। सा टाइम लग जाएगा, बट ये हम नहीं कर पाते ना, क्योंकि हमारे पर प्रेशर्स बहुत हैं, राइट? तो हमें सबको, मैनेजमेंट को भी
खुश करना है कि या मैं ये इसको काम को 10 दिन में होता है, नॉर्मली मैं 5 में करके दूंगा आपको, अब 5 में कैसे करेंगे बताइए। अभी जैसे जैसे आईटी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है सारे सिस्टम में, जैसे इनकम टैक्स में हो गया, जीएसटी में हो गया, या एमसीए में हो गया, तो बहुत सारे इश्यूज जो करप्शंस के थे वो बहुत सारे ऑटोमेटिकली एड्रेस हो गए हैं, क्योंकि चीजों के लिए अब आपको बस जाना ही नहीं पड़ता। आई मीन कोई इंटरेक्शन है ही नहीं, ह्यूमन इंटरेक्शन। तो गवर्नमेंट को ये समझना बहुत जरूरी है, जहां जहां ये एलिमिनेट होता जाएगा गवर्नमेंट इंटरेक्शन, करप्शन खत्म होता जाएगा। करेक्ट। तो ये लेडीज एंड अगर ये जेंटलमैन, हो जाता है, हाँ जी। नहीं बहुत बढ़िया, लेडीज एंड जेंटलमैन, हितेंद्र सर का ये कहना है कि वक्त के साथ जब ह्यूमन इंटरफेस खत्म होगा और वहीं पे करप्शन नीचे आना शुरू हो जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब ह्यूमन इंटरफेस नहीं होगा तो करप्शन काफी हद तक जीरो हो जाएगा, वेस्टर्न कंट्री की तरह। ऐसा हम सोच सकते हैं, आप ऐसा ही कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही कह रहा हूँ। अभी हम लोग बहुत सारे केसेस हैं, जैसे हमने कंपनी लॉ की बात की। कंपनी लॉ में पहले लाइन सर लगती थी आपकी फॉर्म कंपनी लॉ की बुक सबमिट करने के लिए। ऑथर है? सर कंपनी, सॉरी जी सॉरी मैं इंटरव्यू, कंपनी लॉ के ऑथर है, आप अपनी बुक दिखाइए कंपनी लॉ की, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। जी, ये बुक है ऑन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स। तो ये हाँ। कानून भी सन 2008 में बना था। उसी समय गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी, जिसमें दो लोग गवर्नमेंट के एडवाइजर्स थे, ओपी वैस साहब थे और के एन मेमानी साहब। तो हम्म। मुझे चांस मिला कि वैस साहब को असिस्ट करने का, ओ। कि मैं उनके साथ जाता था ये मीटिंग्स में और नोटिंग करता था, ब्रीफिंग लेता था, और सारा बाद में उनके लिए एक राइट अप जैसे बनाने होते हैं सीनियर्स के लिए, तो वो करते थे हम लोग। तो उस प्रोसेस में जब ये लॉ बनने की स्टेज में आ गया, तब मैं देख रहा था कि मेरे पास काफी इस पे मटेरियल है। तो व्हाई शुड नॉट आई अटेम्प्ट राइटिंग ए बुक ऑन दिस एलएलपी। करेक्ट। तो राइट। 2009 में जब ये लॉ इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 2009 में ही मैंने अपना फर्स्ट एडिशन इस बुक का पब्लिश कर दिया। तो वो तब से चला आ रहा है, और अभी ये 9 एडिशन, इसका 9th एडिशन आया था 2024 में। तो अब 10th एडिशन, अब कोशिश कर रहे हैं कि बजट के बाद, ये जो फाइनेंस एक्ट थैंक यू। इनेक्टमेंट होने के बाद 10th एडिशन भी आ जाएगा। बट थैंक यू। उससे पहले की बात अगर आप मुझे परमिट करें, तो हाँ। जब वैश साहब के यहाँ मैंने ज्वाइन किया था, तो वैश साहब ने मुझे एक चैलेंजिंग प्रोपोजिशन दिया अच्छा। कि देखो, जो सारे लोग काम कर रहे हो तो आप भी कर सकते हो। हाँ। तो आप अपने लिए एक आइडेंटिटी कैसे क्रिएट करोगे, निश आइडेंटिटी। हाँ। तो जो मेरा एक अपना आइडिया था कि एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट मुझे एक अपने आप को एस्टेब्लिश करना है, तो हम्म। वो कैसे करेंगे। तो जस्ट मैं उस समय सोच ही रहा था, 2005-06 की बात है, कि भी कौन से सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। और कंप्नी लॉ। चांस की बात है कि उसी समय गवर्नमेंट ने नया लॉ इंट्रोड्यूस किया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ओके। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट। हाँ। सर, जैसे ओपी वैस्ट ने आप में विश्वास दिखाया, आप कंपनी लॉ के पॉलिसी मेकर, पॉलिसी वाले बनाने वाले कमिटी में आए और आगे बढ़े। एक छोटी सी बात बताइए, जस्ट छोटी सी बात। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहता है कि स्टार्टअप कल्चर, मुझे पता है कि आप स्टार्टअप पे भी बुक लिखे हुए हैं। तो उसमें हमने नॉट ओनली कि स्टार्टअप्स के लिए, बट जो बाहर से जो आते थे, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या फॉरेनर्स आते थे, उनको क्या बेसिक्स समझना चाहिए इंडियन लॉज के बारे में, बहुत कंसाइज एंड वेरी, आई मीन क्रिस्प फॉर्म में हमने उनको समझाने के लिए बुक लिखा था। कि फॉर एग्जांपल आप जापान से इंडिया में आए हो, तो आपको आके रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे FRRO, फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाना है, आपको रजिस्टर करना है, अपने पर्टिकुलर्स करने हैं। आप हम्म। बिजनेस वीजा पे आए हैं, वर्क वीजा पे आए हम्म। हैं, तो बड़ी बेसिक बेसिक चीजों से लेके और कंपनी लॉ की बेसिक्स या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिक्स, उनको इतना पता होना चाहिए इंडिया में अगर बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस को चला रहे हैं। तो वो लिखा था हमने, और बहुत सारी एम्बेसीज ने उसको अप्रिशिएट किया। और अच्छी बात यह है कि वैश एसोसिएट्स में वो बुक अभी भी जो है ना, वो कंटिन्यू कर रहे हैं उसको। वाह, तो सुपर। फर्स्ट टाइम हमने इनिशिएटिव लिया था, वो हमने 2015-16 में पब्लिश किया था, और वो चला आ रहा है अभी तक। सर ऐसे गुड वर्क। एक बात बताइए, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि मैं स्टार्टअप को बहुत बूस्ट दूंगा, स्टार्टअप को ये करूंगा, स्टार्टअप को वैसा करूंगा, राइट? एक स्टार्टअप कल्चर को डेवलप करने में जो हिंदुस्तान का माहौल है, इकोसिस्टम है, वो कितना फेवरेबल है और कितना एक लेवल पे जाके रोक देता है, ये आप बताएंगे जरा कानूनी पॉइंट ऑफ नजर से? जी, हम्म। आई थिंक जब स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम एक्चुअल में जो फॉर्मल बनने की शुरुआत हुई है, वो हाँ। 2016 में हुई थी, जब राइट। प्रधानमंत्री जी ने खुद ही
स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव ये लॉन्च किया था 2016 में। अब आज अगर आप देखेंगे वो स्टार्टअप इंडिया का जो इनिशिएटिव था, वो जब स्टार्ट हुआ था उस समय इन थाउजेंड्स आप कह सकते थे कि स्टार्टअप्स हैं, राइट। और अभी हम जहां तक पहुंचे हैं तो दिस नंबर रन्स इनटू लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टार्टअप्स, राइट। तो गवर्नमेंट का आइडिया था कि स्टार्टअप्स को इनिशियली ये जो कंप्लायंसेस के जो रिग्मा रोल है उससे थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाए, टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाएं, so that people can experiment with ideas, like whatever ideas they have, and still if they fail then they should not be discouraged, so they should be able to consider some other ideas। तो सरकार ने स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज करने की एक स्कीम शुरू की, जो उस समय डीआईपीपी होता था, आई थिंक डीपीआईआईटी बन गया, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो वो स्टार्टअप्स इंडिया का जैसे ही आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उससे आपको टैक्स के इंसेंटिव्स के लिए एलिजिबिलिटी हो जाती है, सब्सिडाइज रेट्स पे फाइनेंस मिलना शुरू हो जाता है, और इन्वेस्टर्स जो हैं जो उनका इंटरेस्ट आप क्रिएट कर पाते हो, क्योंकि आपका आइडिया एक नोवेल आइडिया है, ये सरकार ने रिकॉग्नाइज कर दिया है। क्योंकि स्टार्टअप तभी रिकॉग्नाइज होता है जब उस आइडिया में कोई नोवेल्टी है। इट कैन आप नॉट बी। लोगों आप लोगों को ये बताना चाहते हैं यंग बच्चों को कि जब वो स्टार्टअप आइडिया आए तो उस आइडिया जी, को गवर्नमेंट के साइट पे जाके रजिस्टर जरूर करें। एब्सोल्युटली। हाँ, तो ये रजिस्टर करने से उनको क्या क्या फायदा होगा? रजिस्टर करने के साथ ही उनको इनकम टैक्स का, जो स्टार्टअप्स को हॉलीडे मिलता है, तो वो इनकम टैक्स हॉलीडे के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। स्टार्टअप्स को जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे सिडबी है फॉर एग्जांपल, वो लोन देता है हम्म, कंसेशनल रेट्स पे। हम्म, जैसे ही आप रिकॉग्नाइज स्टार्टअप हो जाते हैं तो देन यू आर एलिजिबल फॉर कंसेशनल रेट ऑफ फाइनेंसिंग, कि आपको फाइनेंस में कंसेशन मिल जाता है। फिर आपको आईपीआर की प्रोटेक्शंस के लिए कंसेशन है, या अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। आइडिया ये है कि, अच्छा, दूसरी बात ये कि स्टार्टअप्स या फिर आपकी जो स्मॉल, उस समय स्मॉल एंटिटी रही होती है, उस समय में जब आप स्टेज होती है कि आप स्टार्ट कर ही रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट ने ऑफ लेट जो है स्मॉल कंपनीज के लिए पेनल्टीज फाइन्स ये भी काफी रिड्यूस कर दिए, एलएलपीज के लिए भी हाफ 50% कर दिए। तो सरकार ने एक इकोसिस्टम बनाया है, और उस इको सिस्टम को आज हम देख रहे हैं कि एक मोमेंटम बन चुका है, कि अभी सरकार जो है स्टार्टअप महाकुंभ करती है आजकल हर साल। अभी भी नेक्स्ट मंथ में ये होने वाला है, और ये प्रगति मैदान में होता है। तो आप वहां पे देखेंगे कि भी हजारों लाखों नए आइडिया लेके जो स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपना शोकेस कर रहे हैं वहां पे प्रगति मैदान में। तो एक इंडिया को, आपको पूरा इंडिया को एक मतलब इनोवेटिव मोड में, हितेंद्र एक्शन सर मोड में नाम लाना है, तो कैसे हितेंद्र लाएंगे? सर, हितेंद्र सर, आपने नाम बहुत फैंसी है महाकुंभ। आप वहां जाके देखें तो ट्रेड फेयर ही है। उसी तरह से जी, दुकानें लगी हैं, उसी तरह से प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। वो ट्रेड फेयर का नाम बदल के महाकुंभ बन गया। वो ऐसा भी मेरी जरूरी है। हाँ जी। जरूरी है, मैं ही नहीं कहता हाँ जरूरी नहीं जी। है। बट जी, वो जैसे ट्रेड फेयर लगते हैं, वो महाकुंभ महाकुंभ कुछ भी कर लो, बट वो प्रयागराज वाला कुंभ नहीं है कि कोई भी जाके उसमें से नहा के आ रहा है और उसमें कुछ गाइड मिलेगा। वहां पे भी हर लोग अपना अपना चीजें बेचते रहते हैं। अच्छी बातें होनी चाहिए, कहीं ना कहीं से स्टार्ट होना चाहिए। नहीं अ, ये एक अच्छी बात है, अच्छी लेकिन बात। वर्ल्ड ओवर जो है हम अपने स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए अगर गवर्नमेंट ऐसा एफर्ट कर रही है, तो आई थिंक इसको उसी पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए हमें। लेडीज एंड जेंटलमैन, सर का ये कहना है कि हर चीज में पॉजिटिव पर्सपेक्टिव जरूर देखना चाहिए। मैं भी देखता हूँ। लेकिन वहां जाने के बाद अगर कहीं आप जाए तो आपको ऐसा फील ना लगे कि ट्रेड फेयर में है, इसलिए मैंने से कहा। हाँ, लेकिन जरूर देखना चाहिए। कुछ होगा तभी कुछ होगा, मैं हमेशा एक वर्ड कहता हूँ, कुछ होगा तभी कुछ होगा। तो आप करते रहो, कुछ ना कुछ होता रहेगा। बट यस, स्टार्टअप का कल्चर आबो हवा तो बढ़ा है। लेकिन एक बात, जब स्टार्टअप का आता है तो आप शार्क टैंक का नाम आता है, राइट? एक बताइए, जो शार्क टैंक में ये कहते हैं तुमको ऐसा दिया, तुमको ऐसा दिया, तुमको इतना दिया, तुमको इतना दिया, उसमें लीगल कितना फॉलो किया जाता है? विदाउट ड्यू डिलिजेंसी आप कह देते हो आपको पेमेंट किया जाता है। क्या पहले ड्यू डिलिजेंसी होती है, वहां पे ड्रामा होता है, या पहले लोन, पहले फंडिंग हो जाती है फिर ड्यू डिलिजेंसी होती है? मेरे को समझ में नहीं आया। ये इस पे, बीइंग ए लीगल प्रोफेशनल, अगर मुझसे पूछेंगे जी, तो आप ही से पूछ रहा हूँ। मेरा मेरा अपना पर्सपेक्टिव ये है कि बिना लीगल लीगल ड्यू डिलिजेंस किए कोई भी इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाता है, और खास तौर से जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। तो करेक्ट। वो
पहले अपना ड्यू डिलिजेंस करते ही करते हैं। कि वो ड्यू डिलिजेंस ये चेक करने के लिए नहीं करते कि कुछ कंप्लायंसेस मिस हो गई हैं या नहीं। वो उनका माइंड सेट देखने के लिए करते हैं कि भी ये कंप्लायंट, लॉ कंप्लायंट है या नहीं। जनरली कि आपको एक माइंडसेट क्या है आपका, एक तो ये माइंडसेट है कि चलो जो भी होगा देखा जाएगा, देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे। राइट। तो अगर वो माइंडसेट है तो उसमें इन्वेस्टर जो है हेजिटेट करता है इन्वेस्ट करने से। राइट। एक होता है कि जेन्युइन आप कंप्लायंसेस कर रहे हैं बट कुछ मिस हो गई हैं बिकॉज बिकॉज ऑफ इश्यूज विच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, और जो आप या फिर मिस करके किसी और वजह से, तो वो उसको आप उससे मतलब सेम उसमें आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कि कोई भी बाहर का इन्वेस्टर आता है वो कल्चरल माइंडसेट पहले देखता है सर। कि भी क्योंकि वो बड़ी कंपनी होती है जो इन्वेस्टर है, तो ऑर्गेनाइज्ड है, कंप्लाइंट है, और दे ऑल्सो वांट कि देयर मनी शुड बी सिक्योर। जितेंद्र सर, एक छोटी सी बात है, जो आपने कहा वही मेरे अंदर संदेह था, वो मेरा संदेह गहरा हो गया। लेकिन वहां पे जो ड्रामा चलता है, मेरे हमारे सार्क ये हैं, सार्क ये हैं, सार्क ये हैं, सार्क ये हैं, सारे शार्क हैं वहां तो यूं पैसा बांटते हैं, चल तेरे को मैं 2 करोड़ दे दिया, 4 करोड़ दिया, इतना इक्विटी दिया, इतना पैसा दिया, तो वहां पैसा तो बंटते हैं। दुनिया को तो ऐसे ही दिखाया जाता है कि आप वहां जाइए, सार्क में पैसा बट रहा है और ये सार्क आपको पैसा बांट के दे देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं लीगल कंप्लायंसेस कंप्लायंसेस नहीं मेंटेन किए जा रहे हैं, बाय द फंड एंड बाय द फाउंडर बोथ। ऐसा मेरा गलत फहमी भी हो सकता है। इस पे नहीं, मैं आपको आपके क्वेश्चन को एड्रेस कर सकता हूँ। इसमें बताइए। क्या होता है कि आप जब वहां जाते हैं किसी हाँ। भी शार्क टैंक जैसे शो में, तो उससे पहले क्या डॉक्यूमेंटेशन साइन करते हैं, वो तो कोई आपसे शेयर नहीं करता है। करेक्ट। राइट। सो ये जो सारे जो चेक्स वहां पे शो करते हैं वो स्क्रीन के लिए एक अलग स्टोरी हो सकती है। राइट। कि भी वो आपको व्यूअर्स को एक कुछ एक्साइटमेंट क्रिएट करना है वो कर सकते हैं, बट वो जो अंडरलाइंग एक जो होता है ना, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस, तो वो कहीं ना कहीं मेंशन होता है, और वो जब आप एंटर करते हो उससे पहले ही आप साइन करके आ रहे होते हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हितेंद्र सर का कहना है कि वो एक ड्रामा है, ड्रामा की तरह देखिए। लीगल कंप्लायंसेस हुए हैं, लीगल प्रोसीजर हुए हैं, ड्यू डिलिजेंसी पहले जरूर हुए हैं, तभी कुछ हुआ है। तो एक वो ड्रामा भी, हितेंद्र सर के लैंग्वेज में बोला जाए तो ड्रामा भी जरूरी है पेनेट्रेट करने के लिए, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। कुछ सेलिब्रिटी इस पे पैदा होते हैं, कुछ बिजनेस सेलिब्रिटी इसमें पैदा होते हैं। और मुझे कई बार लगता है कि ये शार्क टैंक ने बिजनेसमैन को वो इज्जत दिलाना शुरू किया जिसकी वो बहुत दिन से, देर से, सालों से हकदार थे। तो इसमें मुझे भी नहीं लगता कि कंप्लायंस की कोई दिक्कत हुई होगी, या होती होगी वो पहले जरूर होता होगा। ये सर का भी कहना है और मेरा सोचना था। तो आई अंडरस्टैंड। सर, एक दूसरा सवाल, आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि घर में जब नई दुल्हन आती है तो पुरानी दुल्हन की रिस्पेक्ट थोड़ी कम हो जाती है, या थोड़े दिन के लिए नई दुल्हन की इज्जत बढ़ जाती है। तो घर के बच्चे भी उन्हीं के पास रहते हैं, घर के बहुत सारे रिसोर्स उनके पास होते हैं। ऐसा देखा जाता है कि जब एमएनसी कंपनी आती है तो सरकार उनको दोनों हाथों से इज्जत करती है, उनको प्रेफरेंस मिलता है। ये जब बिजनेस में प्रेफरेंस मिलता है, कानून भी उनके लिए मोल्ड किया जाता है। तो हमारे जो हिंदुस्तान के बिजनेसमैन हैं, जो भाई लोग हैं, क्या उनको ऐसा नहीं लगता कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई एम इन टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एंड जब मैं निमराना में जाता हूँ तो लेफ्ट साइड में आपको जापानीज जोन मिलेगा और राइट साइड में आपके इंडियन कंपनीज मिलेंगे। दोनों की दशा आप देख के बता सकते हैं कि धरती आसमान में अंतर है। So long back, I asked one of the very senior guy from the corporate world, and he said कि सर वो नई दुल्हन है तो साफ सफाई तो होएगा ही ना। इसमें आपका क्या कहना है एज ए लीगल पर्सन? एंड सिंस यू आर नॉट ओनली ए लीगल पर्सन, यू आर रिप्रेजेंटिंग मेनी बॉडीज लाइक एसएचओ में है, सीआईआई में है, एफआईआई फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री को आप लीड करते हैं। आपका दिन रात इंडस्ट्रीज के साथ उठना बैठना है। तो क्या ये जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको सेटबैक नहीं लगता, फील बैड नहीं होता कि मेरे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? व्हाट्स योर ओपिनियन? इसमें सर मेरा अपना सोचना थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हर स्टेट अब कॉम्पिटिटिव मोड में है। हर हम्म। स्टेट अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट लाना चाहता है, हम्म। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन पर्टिकुलर। हम्म। राइट। अब आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं तो उनके लिए आपको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना ही पड़ेगा। हम्म। जैसे आज आप कंपेयर करें चाइना से,
फॉर हम्म। एग्जाम्पल। तो हम्म। चाइना में अगर कोई भी एक इन्वेस्टर जाएगा वहां पे, तो हम्म। इन्वेस्टर को रेड कारपेट वेलकम मिलता है वहां पर। हम्म। हम्म। राइट, उनको बता देते हैं कि आप हमें ये बताइए कि हम्म। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी विश लिस्ट क्या है। हम्म। राइट, तो हम आपके हिसाब से एक पैकेज बना के दे देंगे आपको। हम्म। राइट, आप हमें बोलेंगे कि 1 मंथ के अंदर आपको स्टार्ट करना है अपना प्रोडक्शन, तो वी विल अरेंज दैट काइंड ऑफ इकोसिस्टम फॉर यू, यू कैन स्टार्ट योर प्रोडक्शन इन 1 मंथ। हम्म। जो हम यहाँ पे नहीं कर पाते इंडिया में, हम्म। हम्म। क्योंकि इंडिया में जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉ है, हम्म। और जो स्ट्रक्चर ऑफ लॉ है, फेडरल लॉज एंड स्टेट लॉज, तो हम्म। वो भी कई बार हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि भी टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। हम्म। तो उस इशू को एड्रेस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अपने उसमें काम कर रही है, स्फीयर में, कि हम्म। जहां जहां उनको लगता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम कर सकते हैं। लेकिन हम्म। स्टेट गवर्नमेंट्स भी काफी अपना मेहनत कर रही हैं कि अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए कि वो कैसे अपने हम्म। स्टेट में इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। तो हम्म। ये जो आपने निमराना का एग्जांपल बताया है, कि हम्म। निमराना में उन्होंने जापानियों को अगर लेकर आना है, हम्म। तो जापानियों का जो इकोसिस्टम है, कि हम्म। उनको वहां पे हम्म। कनेक्टिविटी कैसे देनी है। हम्म। अगर हम्म। जापानियों की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उनको मतलब वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मैच करना है, तो हम्म। वो अपनी विश लिस्ट बताएंगे स्टेट को, हम्म। और स्टेट की जो जो टॉप लीडरशिप है, तो वो उनको वो प्रोवाइड करेगी, तभी वो इन्वेस्टमेंट आएगी। हम्म। राइट, तो बिजनेसेस आज वर्ल्ड ओवर दे आर वेरी स्मार्ट, कि उनको अगर वो बल्क में आ रहे हैं, तो दे विल आल्सो हैव देयर सेट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस। तो वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन सरकार को बता देते हैं, और सरकार सर, काफी हद सर, तक उनको मान लेती है। हितेंद्र सर, देखिए, जी। कानून थोड़ा बड़ा मैं भी जानता हूँ और देखता भी हूँ, उठना बैठना भी है बिजनेस की दुनिया में। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, स्टेट पार्ट के मुझे पता है कि राजस्थान का डेवलप करना है तो स्टेट गवर्नमेंट की ये ओनर्स में जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि क्या स्टेट, हम forget about the central government, I'm talking with the state government, I'm talking with the rules, I'm talking with the law, I'm talking with the procedure, I'm talking with the processes. क्या स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कंपनियों को, दोनों ही इंडस्ट्रियलिस्ट को, एमएनसीज को एंड इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को, क्या इक्वल लॉ, इक्वल सर्विस, इक्वल सेवा नहीं प्रदान कर सकती? क्यों ऐसा डिफरेंशिएशन? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन अगर मैंने एज ए स्टेट मैंने पॉलिसी बनाई है कि मुझे यहाँ जापानी इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है, राइट, और यहाँ पे 30 40 50 जापानी कंपनियों को लेके आना है, तो मैंने एक लैंड एरिया ईयर मार्क कर दिया है। राइट, वेयर एज जो हमारे इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, तो उन्होंने जहाँ पे अपनी लैंड परचेज की हुई है, या जहाँ पे उनको लैंड मिली हुई है, वो वहीं से बिजनेस कर रहे हैं। अब सरकार जो बाहर से जो आना चाह रहा है, उनको बोल रहे हैं कि आपके लिए डेडिकेटेड एरिया है, आप यहाँ पर यू आर मोस्ट वेलकम, और आपको यहाँ सारी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करेंगे। तो वो उनके लिए एक कंसेप्ट है, आई मीन जापानियों का, आई मीन कम्युनिटी कंसेप्ट, कि तो वो उनको जहाँ अपने जैसे लोग मिलते हैं, अपनी कम्युनिटी के लोग मिलते हैं, दे प्रेफर टू गो देयर, कि वो यही देखते हैं कि भी यहाँ पे अच्छा और भी जापानी है, तो मैं भी आई एम हैप्पी हियर, सर, क्योंकि उसको एक मैं मैं एनवायरमेंट गा, आप मैं इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहे हो जो वहां पर मिलता है उसको। सी सर, जहां तक टेक्निकली स्ट्रैटेजी की भाषा में हम बोलते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्रिएशन ऑफ द हब, आई एम नॉट talking about the creation of the commonality. I'm talking about the policies to settle the issues which is coming in the life of the businessman and industry. ये जो इंडस्ट्री के बीच में पॉलिसीज आते हैं वो अलग है, यानी कि इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए अलग है, मल्टीनेशनल के लिए लॉ भी अलग है। सो कई बार नहीं, मैं इंडियन आई आई इंडस्ट्रिस्ट बैक को। टू आई बैक टू डिफर कि लॉ अलग है, लॉ अलग नहीं है। और मेरे पास तो प्रोसेसर। केसेस आते हैं जो फॉरेन कंपनीज के, कि उनके इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो रहे होते हैं, सालों साल लग जाते हैं। आप जो कह रहे हैं, तो मैं तो उसका बिल्कुल ऑल टुगेदर 360 डिग्री ऑपोजिट केस बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको आई मीन साइट भी कर सकता हूँ अगर, लेकिन एक जापान की बहुत बड़ी इलेक्ट्रिकल सेक्टर की कंपनी यहाँ पे सेटअप करना चाह रही थी अपना प्लांट, कि वो कि जापानी कंपनियों को सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सके। जी। लेकिन हमारे यहाँ की जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उन्होंने जो उनके मॉडल को एक्सेप्ट ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ जो लॉज हैं, चाहे वो डिस्कॉम का लाइसेंस लीजिए या ट्रांसकॉम का लाइसेंस लीजिए, या जो भी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में जो परमिसिबल प्रोपोजिशन है, आप उसमें कोई भी कर लीजिए, हम कर देंगे। या आप जनरेटिंग कंपनी आना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या ट्रांसमिशन कंपनी, करेक्ट।
लेकिन उनकी जो बहुत नैरो यू कैन से डेफिनेशंस हैं, लाइक जनरेटिंग कंपनी फॉर एग्जांपल, तो जापान में जो कंसेप्ट है कि वो 1 to 1 इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट नहीं देना प्रेफर करते। तो एक पूरा रिंग कंसेप्ट है, रिंग बना के और रिंग के थ्रू जो है ना वो जो जो उसके आसपास में आता जाएगा उसको कनेक्टिविटी देंगे। बट इंडिया में ऐसा मॉडल था नहीं। तो उन्होंने 2 साल पूरा लगाया, जापान की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी, लेकिन उनको अपना फाइनली डिसीजन अपना कैंसिल करना पड़ा इन्वेस्ट करने का, एंड दे वेंट बैक। उन्होंने इतना टाइम लगाया, जबकि वो जापानी कंपनी थी, सेम निमराना का एग्जांपल था। हाँ, यहाँ पे आपकी बात मैं समझता हूँ। चलिए मैं जी। वर्ड लेता हूँ कि रूल्स माइट बी सेम, रेगुलेशन लेजिस्लेशन माइट बी द सेम, maybe treatment by the people may be different, but why this is दैट different? कैन बी चलिए करेक्ट, दैट कैन बी करेक्ट। ओके जी। आई एम करेक्टिंग, हो सकता है लॉ से मैं, बिकॉज जी। सच बताऊं तो लॉ को पढ़ा नहीं मैंने, तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, आई डोंट हैव अथॉरिटी टू स्पीक, बट यू आर द मास्टर ऑफ दैट, सो आई एम एक्सेप्टिंग योर फैक्ट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सर का ये कहना है कि अ, जब बिजनेस को आगे बढ़ाया जाता है, तो कई बार परफॉर्मेंस बेस्ड इंडस्ट्रीज रूल का इम्प्लीमेंटेशन भी होता है। तो वही बात गांव में हो गई कि जो गाय ज्यादा दूध देती है एक आध पाव मार दे तो भी वो बर्दाश्त कर लो। वही बात ले दे के वही आ गई, चाहे प्रायोरिटी बताए, चाहे कुछ भी बताए, कुछ भी बताए। सर एक बात बताइए, रियली आई एम रियली लकिंग, एंड जो मेरे पॉडकास्ट के लिसनर्स हैं खास करके बिजनेस वर्ल्ड की दुनिया को, वो ये समझेंगे कि परफॉर्मेंस मैटर्स, परफॉर्मेंस मैटर करता है। किताब के डेटा नहीं बोलते। जब आप जुबान पे जब परफॉर्मेंस दिखने लगता है, जब डेटा आने लगता है, जब ट्रैक्शन आता है, जब प्रॉफिटेबिलिटी आती है, तो कल्चर का निर्माण होता है, बिजनेस का निर्माण होता है। सर आपने एक बुक लिखी है जो मैंने मार्केट में देखी थी, SEZ पे, राइट? ये SEZ का एक बार बुक भी दिखाइए मुझे, वो बुक क्या है? और आप जितना बढ़िया से बताएंगे उतना कोई नहीं बता पाएगा। ये आपकी बुक है SEZ पे, दिखाइए जरा बुक। वाव, इज सुपर अमेजिंग। एक बार बताइए सर, ये SEZ में आने में कंपनी को क्या बेनिफिट है, और क्यों कोई इंडस्ट्रियलिस्ट SEZ में जाना चाहिए? क्या ये MSME के ही लोग हैं, या लार्ज इंडस्ट्रीज भी, मतलब आई एम टॉकिंग विद लार्ज लार्ज इंडस्ट्री भी SEZ के कैटेगरी में आ सकते हैं? चूंकि मैं एक छोटी सी बात बताता हूं SEZ की मेरी कंसेप्ट, इसका फायदा एक लाइन बोल के आपको दूंगा, आपका डोमेन है। मैं मुंद्रा एयरपोर्ट में था और SEZ में वो आता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट मुंद्रा एयरपोर्ट इज आर्ट ऑफ स्टेट। इनफैक्ट लोगों को जाके देखना चाहिए कि किस तरह से मुंद्रा एयरपोर्ट को डेवलप किया गया है, ऐसी मिट्टी को जहां पे कुछ नहीं होता था। सो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द SEZ, और ये पूरा रूप क्या है, आप बताते जाइए। आपका किताब जी। के पेज भी बोल सकते हैं आप कि इस पेज पे आपने ये बात लिखी है, ताकि मेरे जो पॉडकास्ट के रीडर रीडर है, जो पॉडकास्ट के मेरे लिसनर हैं, वो पॉडकास्ट में अगर SEZ में इंडस्ट्रीज जाना चाहते हैं, तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट आपकी किताब खरीदें, किताब पढ़ें, बिकॉज मुझे पता है कि आप बहुत ही जमीन से ऊपर उठ के आए हैं, और जब तक आपका विवेक क्लियर नहीं करेगा आप लिखेंगे नहीं। तो आपका जो किताब में पन्ना पे जो वर्ड होगा, वो कंप्लीटली एक गाइडलाइन होगा, तो हमारे व्यूअर्स को फायदा जी। होगा। बताइए। जी। सी, जहां तक स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्कीम की बात है, राइट। कि जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, दे आर नॉट स्पेशल एक्सपोर्ट जोन्स। ओके। तो वो सभी के लिए है। तो कोई भी आ सकता है उसमें, सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं, सभी आ सकते हैं। राइट। ओके। तो जो भी कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में आना चाहती है, तो उनको दो तीन बेसिक चीजें समझनी जरूरी है। कि ये डीम्ड फॉरेन टेरिटरी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कि आप इंडिया में हो लेकिन इसका स्टेटस डीम्ड फॉरेन टेरिटरी का है, लेकिन लिमिटेड पर्पसेस के लिए। कि भी आपके ट्रेड ऑपरेशंस के लिए आपको एक सिंगल विंडो प्रोवाइड करती है सरकार स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में। एक ही अथॉरिटी है जिससे आपको डील करना है, बाई एंड लार्ज। राइट, डेवलपमेंट कमिश्नर होता है वो। दूसरा, टैरिफ्स के लिए, कि आपका जो भी इंपोर्ट होगा SCZ के अंदर, तो वो ड्यूटी फ्री होगा, एग्जेम्प्ट होगा। राइट। कि आप SCZ के अंदर इंपोर्ट जितना भी करते हैं बाहर से, क्योंकि ये डीम्ड फॉरेन टेरिटरी है, तो इंडिया में तो सामान आ ही नहीं रहा है। आप एक नोशन है, समझ लीजिए कि SCZ में जो भी इंपोर्ट होगा वो ड्यूटी फ्री होगा। राइट। ट्रेड ऑपरेशंस, टैरिफ्स एंड ड्यूटीज, तो ये लिमिटेड पर्पसेस के लिए ये डीम्ड फॉरेन टेरिटरी है। अच्छा, इसके अलावा आप पूछेंगे कि बेनिफिट्स क्या होते हैं। जो
जैसे सिंगल विंडो सबसे बड़ा बेनिफिट मैंने आपको हम्म बताया। हम्म जब ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुई थी 2006 में, हम्म राइट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 पास हुआ, फिर उसके बाद हम्म 2006 में रूल्स बने, 10 फरवरी 2006 से ये एक्ट हम्म इम्प्लीमेंट हुआ। हम्म 2006 में इंडिया के जो एक्सपोर्ट होते थे, उस समय हम्म एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स होते थे, हम्म ईपीजेड्स, हम्म और ईओयू स्कीम होती थी हमारे हम्म पास। हम्म तो हम्म ईपीजेड से उस समय हमारे एक्सपोर्ट थे 8,000 करोड़ रुपए के। हम्म हम्म 2005-6 का डेटा बता रहा हूं मैं। और हम्म अब ये अब हम आ गए 2023-24 का पूरे साल का डेटा अवेलेबल है हमारे पास, राइट। हम्म तो 13 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट हुए हैं एससीजेड हम्म से। हम्म 8,000 करोड़ वर्सेस 13 लाख करोड़, हम्म जो जो ऑलमोस्ट $163 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ स्पेशल इकोनॉमिक जोन से। तो इंडिया में आज, अभी आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 280 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, 280 स्पेशल इकोनॉमिक जोन विच आर ऑपरेशनल, राइट। और 280 जोन्स में 5,800 के करीब कंपनियां हैं या यूनिट्स हैं जो ऑपरेट कर रही हैं, राइट। और वो एक्सपोर्ट भी कर रही हैं और डोमेस्टिक मार्केट्स को भी सप्लाई कर रही हैं। डोमेस्टिक को सप्लाई कर रही हैं तो एट पार विद डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, वो एप्लीकेबल ड्यूटीज पे करके अपनी डोमेस्टिक में सेल कर सकते हैं, राइट। तो उनको वो बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन एक्सपोर्ट करते थे तो उनको हम इनकम टैक्स का हॉलीडे देते थे 15 साल का, कि अगर सपोज आपने 2007 में एससीजेड में एंटर किया तो पहले 10 साल आपका इनकम टैक्स जीरो, पहले 5 साल में, अगले 5 साल में 50%, फिर अगले 5 साल में 50% सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। तो इनकम टैक्स का बेनिफिट था, आपके पास जीएसटी का बेनिफिट था, कि जीएसटी एससीजेड के अंदर जो भी सप्लाई होगी कोई जीएसटी नहीं, क्योंकि डीम्ड फॉरेन टेरिटरी है, राइट। तो बेनिफिट्स बहुत थे, राइट। तो और तभी ये स्कीम ने परफॉर्म किया, और आज की डेट में 30 लाख से ज्यादा लोग डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है एससीजेड में। और इन्वेस्टमेंट की अगर बात बताऊं तो 6 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, ओके, एसी जेट इंक्रीमेंटल। में जाने, एसी जेट में किस तरह से जाया जाए, किस तरह से उसके पार्ट बना जाए, तो ये आपकी बुक में काफी डिटेल में लिखा हुआ है, राइट? जी। अच्छा, तो वेरी गुड। एक पॉइंट और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि क्योंकि ये बेनिफिट्स सरकार ने दिए एससीजेड हम्म पॉलिसी में, हम्म फिजिकल इंसेंटिव या सिंगल विंडो का इंसेंटिव है, हम्म तभी ये इन्वेस्टमेंट आया, हम्म राइट। तो लोग कहते हैं ना कि सरकार उनको बहुत सारे एग्जेम्पशंस दे रही है, बेनिफिट्स दे रही है। तो ये चिकन एंड एग वाली सिचुएशन है, अगर मैं इंसेंटिव नहीं दूंगा तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा। वर्ल्ड आपकी ओवर ये लॉजिक, कंसेप्ट, आपकी वर्ल्ड आपकी ओवर ये लॉजिक कंसेप्ट अवेलेबल है। आपकी लॉजिक समझ गया कि जी। अगर हम जी। दाना नहीं डालेंगे तो मछली नहीं आएंगी। जो पहली मछली आ गई है वो तो कोई बात नहीं, वो तो जी। रहेगी रहेगी, वो हमारे जी। बकेट में वो जाएगी कहाँ से? जी। चलिए, इट्स ओके, आई और अंडरस्टैंड दिस। आज की डेट में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कंट्रीब्यूशन इन इंडिया टोटल एक्सपोर्ट, ये हाँ, बताना जरूरी है कि करीब 22 से 24% के करीब एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो एससीजेड से हो रहा है इंडिया का, तो विच इज मैसिव। एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। एसी जेट के आपने कई बार ये रेफर किया, सिंगल विंडो सॉल्यूशन, दैट्स करेक्ट। यानी लैंड भी वहीं से मिलेगा, लाइसेंस भी वहीं मिलेगा, मशीन के लिए मिलेगा, इंसेंटिव वहीं से मिलेगा। एक ही जगह आपको माथा पची करनी है, हर जगह जाने की जरूरत नहीं है। बट अब पहले क्या होता था, लैंड कहीं और, मशीन कोई और, परमिशन, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, तो कई साल लग जाते थे। तो जो टाइम जोन था, जो प्रोडक्ट जिसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्ट लाइफ, तो प्रोजेक्ट को कमीशनिंग की जो लाइफ थी बहुत ज्यादा थी, राइट? उसमें कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाते थे, क्योंकि आपको खुश रखना पड़ता था, पॉल्यूशन वाले को खुश रखना पड़ता था, लैंड वाले को खुश, रेवेन्यू, हर किसी को खुश रखना पड़ता था। लेकिन एक बात बताइए सर, सिंगल विंडो पे बैठा हुआ टॉप पे कोई व्यक्ति है, उतनी ही कीमत मांग ले, मैं होशो हवास में वर्ड बोलता हूँ, उतनी ही कीमत मांग ले जितनी कीमत और जितना टाइम, जितना चीजें अलग अलग विंडो पे जाने लगता है, तो इसका वजूद कहाँ तक रेलिवेंट होगा? और इसको कर्व करने के लिए क्या उपाय आपके कानून में है? वरना अरविंद केजरीवाल ही, बहुत अच्छा। हाँ, क्वेश्चन आपने वरना रेज किया है राठौर जी। वरना वरना जी। अरविंद केजरीवाल ही बात ही हो गई कि क्या कहते थे वो लाएंगे, क्या नाम भूल गया मैं। अ, आपको याद होगा वो, एक एक आदमी ये बनेगा, क्या नाम है उसका, क्या होते थे, एनीवे अब आएगा तो बता देंगे, हाँ। तो अ, ये बताइए, आप आंसर बताइए। इसमें एक फंडामेंटल डिफरेंस है राठौर साहब, हम्म कि जो दूसरे डिपार्टमेंट में जो डील करते हैं,
ये जी। टैक्स डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ जी। फाइनेंस है फॉर एग्जांपल, राइट। जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी या वैल्यू हम्म। एडेड टैक्स, ये सारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डोमेन हम्म। में आते हैं। हम्म। हम्म। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का परसेप्शन ये है कि भी हम्म। ये टैक्स कलेक्टर्स हैं, राइट, हम्म। इनको टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है। अब वो हम्म। उस उस परसेप्शन को लेके वो बिजनेस को कई बार एक्सेसिव ओवर रीच भी आज करते थे, वरीज करते राइट। हैं, हाँ। लेकिन यहाँ पे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जो ऑफिशियल्स हैं, सो दे आर हम्म। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। राइट। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का प्राइमा फेसाई रोल जो रहा है बिजनेस प्रमोशन, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इन इंडिया। तो उनका माइंडसेट का एक बड़ा डिफरेंस है। अगर मेरा रोल है कि मेरे को टारगेट्स हैं, टैक्स ही कलेक्ट करना, रेवेन्यू करना है, ऐसे या वैसे, बाय हुक और बाय क्रूक, तो मैं एक डिफरेंट माइंडसेट से काम करूंगा। अगर मुझे बताया गया कि मुझे टैक्स का नहीं देखना है, मुझे सिर्फ एनवायरनमेंट को कैसे इंप्रूव करना है, मुझे बिजनेस एनवायरनमेंट कंट्री में कैसे एक अच्छा एस्टेब्लिश करना है, उस पर काम करना है। अब वो माइंडसेट ही नहीं है उनका। क्योंकि आपको डेवलपमेंट कमिश्नर को कोई टैक्स तो देना नहीं है, सिर्फ अप्रूवल्स हैं। और अप्रूवल टाइम बाउंड है, कि अगर आपने कोई मैटर को, एक सपोजिंग, 30 दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ नहीं किया, तो डीमिंग अप्रूवल है, चार्टर बने हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ था। तो और SCZs में बाई एंड लार्ज, मैं एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं करता, कि भाई आपने जैसे जुडिशरी का भी किया था, जुडिशरी में भी जो माइनॉरिटी है उसकी वजह से मेजोरिटी का परसेप्शन खराब है, आई एक्सेप्टेड। राइट। आई तो एक्सेप्टेड। तो बाई एंड लार्ज हमारा ट्रस्ट है सिस्टम में। इवन SCZ में भी हो सकता है कुछ ऐसे केसेस हो, लेकिन आप परफॉर्मेंस देखिए ना, नंबर्स देखिए, राइट। अच्छा, वो तो तो वो तो उनका ग्रोथ देखिए, तो विच स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो जो ये माइंडसेट वाला जो चेंज है ना, ये ह्यूज चेंज है सर। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का जो है, उनका टैक्स कलेक्शन का कभी भी वो नहीं रहता, फोकस की भी टैक्स कलेक्ट करना है। उनका ये है कि आपने एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट किया है, इन्वेस्टमेंट कितना लेके आए हैं, और आपके बिजनेस को और क्या चाहिए। हितेंद्र जी। सर, जी। आप कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट में रिसर्च एंड कमिटी के चेयरमैन रह चुके हैं। आप अच्छी तरह से बात समझते हैं कि जो चेयरमैन ने कह दिया, अगर नीचे वाले को रुकना है, रहना है, तो बहुत जल्दी वो आपके अगेंस्ट में आवाज नहीं देता। तो कहने के लिए आपके रिसर्च एंड R&D कमेटी में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन फाइनल अथॉरिटी तो आप ही के पास है ना सर। ये सब कुछ आपकी नीयत पे डिपेंड करता है। आप क्या चाहते हैं ये डिपेंड करता है, कमेटी के मेंबर कितना एग्रेसिव होते हैं। सी, मैं भी प्रोफेशनल हूँ सर, ये चीजें तो मैं भी समझता हूँ। और आप तो रिसर्च एंड कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप एक एक वर्ड पढ़ने के बाद पेपर साइन करते थे। तो ये जो जी। आप कह रहे हैं कि चेयरमैन है और बहुत सारे लोग हैं और डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये थोड़ा मुझे कम डाइजेस्ट हो रहा है। नहीं, इसमें इसमें जो डिफरेंस है ना, जो दूसरे डिपार्टमेंट्स में और इसमें, वहां पे पावर्स डेलीगेशन है एज पर द अथॉरिटी हियरार्की, कि कमिश्नर के पास ये पावर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर के पास इतनी पावर्स हैं, या फिर इंस्पेक्टर है तो उसके पास इतनी पावर्स हैं। यहाँ पे सब सिंपल है जी, ये कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है सर, आप समझिए सब इसको। सबका जो पावर है ना, ऊपर पे जो बैठा है उसके पास वही, कलर है। नहीं, वही आगे मैं बोलिए आप। एक्सप्लेन कर रहा हाँ। हूँ सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और उसमें एक मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर एक स्टेज तक तो अपनी बातों को, आई मीन, वहां पे इन्फ्लुएंस कर सकता है, बट सारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, वो दे आर नॉट एक्चुअली एम्प्लॉय ऑफ दैट पर्टिकुलर DC ऑफिस। सो दे आर इंडिपेंडेंट पीपल। जैसे कस्टम वाला आता है, उसको कहीं भी लगता है कि मेरी कस्टम की चोरी हो रही है फॉर एग्जाम्पल, तो वो अपना पॉइंट रखता ही रखता है सर। ऐसी स्टेट गवर्नमेंट वाला आएगा, कोई भी आएगा, तो उसको वो कोई सिर्फ इशू पॉइंट लगेगा। रख सकता है, उसको पॉइंट रखने का अधिकार है, लेकिन डिसीजन का अधिकार चेयरपर्सन का नहीं, चेयरपर्सन ऑब्वियसली, है। चेयरपर्सन के पास कुछ अथॉरिटीज डिस्क्रिशनरी रहती हैं, रहती हैं। लेकिन उसका पॉइंट अगर रिकॉर्ड हो जाता है तो उसको वापस रेफर बैक किया जाता है, कि अगर अब रिकॉर्ड कर दिया उसने, इट विल बी रेफर्ड बैक। सर चलिए, इसको मैं ज्यादा नहीं खींचता हूँ, जी। बिकॉज बड़ी सिंपल सा सवाल है। मेरा ऐसा अनुभव है कि चेयरपर्सन का ऑनेस्ट होना, कमिटी के चेयरपर्सन का ऑनेस्ट एब्सोल्युटली। होना और सैटिस्फाइड होना, और उसके अंदर एक विश्वास होना कि एक ही जिंदगी है और कितना मैं खुश रह सकूं अच्छा काम करके, ये बहुत जरूरी है। और बात यही आ जाती है एथिक्स की, बात यही आ जाती है परवरिश की, बात यही आ जाती है मानसिक संतुलन की, बात यही आ सकती है अपनी खुददारी की, बात यही आ जाती है देश की, बात यही आ जाती है कि मुझे वो काम करना है जो प्रभु ने काम दिया है। पैसे आने के बाद
सर मैं दुनिया को देखता हूँ, कॉर्पोरेट में देखता हूँ, ऐसे लोगों को देखता हूँ जिसके अकाउंट में 20,000 रुपया है, 20,000 करोड़ रुपया, आई टेल यू। और इसी कंधे पे रोते हुए व्यक्ति को बच्चों की तरह देखता हूँ। तो उसमें जज्बा चाहिए सर, वो जज्बा चाहिए, वो कानून नहीं लेके आएगा। इंसानियत को कानून लेके नहीं आ सकता। मैं एक बात बोलता हूँ, कानून से बचने के लिए देखिए, कानून के चंगल में वो छूट जाते हैं जो गलत काम करते हैं। और जो बेचारे गलत नहीं काम करते, उनको पता है कि पता ही नहीं कि गलत क्या है, वो फंस जाते हैं। ऐसा एक्सेप्शन हो सकता है, मैं आप बार बार कहेंगे एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक्सेप्शन, मैं मान लेता हूँ। एक छोटी सी दूसरी क्वेश्चन है सर, ये एसईजेड आपने देख लिया, एक नया कंसेप्ट ऑल चला था, स्मार्ट सिटी। व्हाट डू मीन बाय द स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी एक्चुअली कंसेप्ट एक सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था हाँ कि ये आई मीन डेवलप्ड कंट्री से बोरोड कंसेप्ट है हाँ। कि हम्म, सारी चीजें जो स्मार्ट सिटी में होंगी, हम्म, आई मीन स्मार्टली मैनेज होंगी बेसिकली। ओके कि ओके। आज मुझे आप कहें कि किसी ओल्ड सिटी को मैं स्मार्ट सिटी बना दूंगा, तो ऐसा नहीं कि उसको डिसमेंटल करके फिर मैं उसको स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। ओके तो हाँ। ये कभी भी सरकार का वो नहीं है। स्मार्ट सिटी में जो टीयर 1 सिटी है या जिनमें पोटेंशियल है कि दे कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली, कि वहां पे सरकार कुछ ऐसी फैसिलिटीज दे या फिर वहां पे इस तरह का इकोसिस्टम क्रिएट करे जिससे ईज ऑफ लिविंग, नॉट ओनली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग में सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट हो, राइट। आई मीन ये स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है। तो आप देखेंगे कि किसी भी सिटी के लिए अगर सरकार ने बजट में 100 करोड़ अलॉट कर दिया, क्या मुझे आप बताओगे कि एक सिटी के लिए 100 करोड़ सफिशिएंट है? किसी भी सिटी के लिए रोड सर इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कनेक्टिविटी हो या कोई और दूसरा सर सर इश्यूज एड्रेस करना हो। जी पटना स्मार्ट सिटी का सीईओ इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। इनफैक्ट मैं वहां पे, मेरा प्रोग्राम चल रहा था पटना में, एंड मोस्ट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर द पार्टिसिपेंट। जी तो मैं जी। वहां पे भी एक सवाल पूछा था, आप बताइए, पटना वाज डिक्लेयर्ड टू बी द स्मार्ट सिटी, कितना ईज ऑफ लिविंग इन पटना रहा, क्या तो क्या रोल रहा रहा है उनका स्मार्ट आंसर? सिटी का? बहुत सारे सिटी का मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। गोवा जी बिकेम द स्मार्ट सिटी, करेक्ट? एंड the IAS, the guy, in fact, I met in Goa जब गया हुआ था, तो मैंने उनसे भी पूछा, सर स्मार्ट सिटी के आने के बाद गोवा में क्या चेंज है? वेरी यंग IAS, वेरी डायनामिक रैंक होल्डर है। एंड he simply looked at me and laughed. I said कि next time when I'm coming, then the Goa will be completely changed. एंड ही सेड, सर आप सरकाज्म कर रहे हो? बोले नहीं, बिल्कुल सरकाज्म नहीं कर रहा हूं। तो आप ही खुद बताइए, जो स्मार्ट सिटी आया, सी पहल होनी चाहिए। मैं पहल के अगेंस्ट नहीं, कुछ होगा तभी कुछ होगा, कुछ होगा तभी कुछ होगा, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ। और जब पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि डोंट बी क्रिटिकल, डोंट बी क्रिटिकल टू द सिस्टम विच इज कमिंग इन द वे। व्हाट्स वर्किंग फॉर यू, एक्सेप्ट इट, आई डू ऑल्सो एक्सेप्ट। मैं ये क्वेश्चन सर से इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मेरी भी क्लैरिटी हो, आपकी भी क्लैरिटी हो, और आपके अंदर कुछ अगर है क्रिटिसिज्म की बात, वो पूरा डाइल्यूट हो जाए, खत्म हो जाए। ऑब्जेक्टिव इज दिस। और सर बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, तो बहुत सुलझे हुए आंसर बता रहे हैं कि कानून सबके लिए है, और कानून में कुछ चीजें जो होती हैं, वो लोग खेल जाते हैं। तो छोटी, वो एक मछली है जो गंध है, और वो गंध फैलाती है, इसका मतलब नहीं कि पूरा तालाब ही गंध है। दैट्स द पॉइंट इज। तो सर ये स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट क्या है, बताइए। स्मार्ट आपने सिटी कहा में जो लीजिंग आई, है, लाइफ है, सब, हाँ। नहीं जो फोकस यही है कि ईज ऑफ लिविंग को कैसे इंप्रूव किया जाए हम्म हम्म और मैनेजमेंट ऑफ सिविक फैसिलिटीज हम्म, स्मार्टली कैसे किया जाए। हाँ ठीक है। सी जैसे कंसेप्ट आया स्मार्ट सिटी, अब स्मार्ट सिटी कहने से तो स्मार्ट सिटी नहीं बनेगा। तो हम्म एवरीथिंग विच वर्क्स फॉर अ सिटी, लाइक फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है, हम्म तो स्मार्ट मीटरिंग होगा, हम्म राइट। स्मार्ट मीटर हम्म लगेंगे, आपको हम्म। पता रहेगा किसी भी स्टेज पे आपका बिल इतना हो चुका है इलेक्ट्रिसिटी का, आपको मैनेज करना चाहिए, कंजम्पशन को ऑप्टिमाइज करना चाहिए। तो वो तो हर कल जगह है। कल को ये ना हो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी वो, का बिल वो तो हर लाखों में आ जगह है। गया। वो तो हर नहीं, जगह है। हर जगह नहीं है सर। ये बिल अभी आ रही है कंसेप्ट ये। आज की से, डेट में आपको नंबर ऑफ यूनिट्स पता चल जाएंगे मीटर देख के कि भी अभी सर कितना है। बीएस अभी सर मीटर रिप्लेस बीएस किए सरकार ने। हितेंद्र सर, BSCS मेरा क्लाइंट है, लास्ट जी कई साल से काम कर रहा हूँ, उनके हर जी पहलू मुझे पता होता है। रदर वो जो टीम काम कर रही है, इंडिविजुअल मेंबर को भी मैं जानता हूँ। जी। इसमें स्मार्ट सिटी से क्या लेने देना? नहीं, स्मार्ट सिटी, कोई भी सिटी को आप स्मार्टली कैसे मैनेज करोगे आप मुझे बताइए ना। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट कनेक्टिविटी, स्मार्ट आई मीन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो स्मार्ट सिटी कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं कि कोई डिफाइंड कंसेप्ट है कि सरकार ने कहीं डिफाइन किया है।
राइट, ये आपकी एक परसेप्शन है कि गवर्नमेंट ने अगर लेके आया कि हमें 100 स्मार्ट सिटी बनानी है, तो स्मार्ट सिटी तो वही बनाएगी जो ऑलरेडी बनी हुई, कोई नई सिटीज तो बना नहीं रही है सरकार। आप मुझे बताइए कि कहीं सरकार ने ये थोड़ी कहा है कि नई लैंड पे ये स्मार्ट सिटी का क्रिएशन होगा। आपने खुद ही बताया कि भी एक पटना को डिक्लेयर किया स्मार्ट सिटी, हाँ राइट, इंदौर को हाँ डिक्लेयर किया स्मार्ट हाँ, सिटी, इंदौर को गुड़गांव को डिक्लेयर हाँ हाँ, किया गुड़गांव स्मार्ट को किया, सिटी। हाँ हाँ। हाँ, तो अब ये स्मार्ट सिटी में जो अभी इशू हमारे यहाँ क्या है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ रेगुलेटर्स है। कि अब मैं जैसे गुड़गांव की बात कर लूं आपसे, कि गुड़गांव में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी है, हाँ गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है, जीएमडीए भी है, हाँ हाँ राइट, और ऐसी दूसरी अथॉरिटीज भी हैं। अब आपने एक नई अथॉरिटी क्रिएट कर दी है, हाँ राइट, ये स्मार्ट सिटी एक आपने व्हीकल क्रिएट कर दिया, कि हाँ स्मार्ट सिटी की कंपनी बना दी कि ये स्मार्ट सिटी का ये इसका स्कोप ऑफ वर्क है, और ये हाँ दे विल टेक केयर एंड दे विल डू द इंटायर कोऑर्डिनेशन विद दिस मैनी हाँ डिपार्टमेंट्स। हाँ तो जहां पे ये इशू आ जाता है ना कि कोऑर्डिनेशन विद मेनी डिपार्टमेंट्स, तो हाँ, कंसेप्ट प्रॉब्लम एक्चुअली डाइज ऑन इट्स ओन है। डेथ। कि आपने दिल्ली मेट्रो बनाना था, आपने डिसीजन लिया, एक्विजिशन ऑफ लैंड होगा, आपने किया और एग्जीक्यूट कर दिया, कर दिया, हाँ। करेक्ट। तो हम्म उनको आपने ओवर राइडिंग पावर्स दी, जो एक्ट दिया, बनाया दिल्ली दिया, मेट्रो के हाँ। लिए, और हम्म उन्होंने एक्वायर की लैंड, राइट, प्रॉपर तरीके से। कि आज हम देख रहे हैं कि सदर बाजार में मेट्रो चलती है दिल्ली में। चलती कभी है आप सोच सकते थे कि सदर बाजार में ना। जहां पैदल चलना मुश्किल था, कि वहां नहीं मेट्रो चल आएगी? सकते। नहीं नहीं, कभी सोच ही नहीं नहीं सोच सकते। सकते थे। कभी नहीं सोच सकते। तो नहीं ये तो आज एक्चुअली मैं आज ही की बात बता देता हूँ। आज मैं अपने बेटे के साथ सुबह जा रहा था किसी काम से, तो हम सदर बाजार वाले रोड से ही निकले। तो अच्छा। उसका ये था कि अब हर बार इतना, हर समय इतना ट्रैफिक रहता है, ये कभी इंप्रूव होगी या नहीं सिचुएशन। नहीं, तो आई सेड कि भी लेट अस रिमेन ऑप्टिमिस्टिक, कभी यहाँ पे फ्लाईओवर भी बन सकता है। हाँ। चांसेस हैं, सरकार को लगेगा कि भी ये सिस्टम अब मतलब ये एक्सप्लोड होने की सिचुएशन में आ गई है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हम्म फ्लाईओवर भी बनेगा, मेट्रो भी आएगी। तो हम्म गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि जो ये जो गुड़गांव का दूसरा पार्ट है वहां भी मेट्रो आएगी, राइट, हम्म प्रोजेक्ट हम्म सैंक्शन हो गया है, अब काम हम्म स्टार्ट होगा। बट हम्म। ये दूसरी बात है कि कितना टाइम लगेगा उसमें। तो ये कंसर्न तो है ही है, गवर्नमेंट के नोटिस में भी है और हमारे नोटिस में भी है, राइट। लेडीज एंड बैंड्स, इनफैक्ट सर की जो अभी जो फीलिंग है, जो स्टेट ऑफ माइंड है, वो बहुत पॉजिटिव है। सर ये कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी का मतलब ये नहीं कि आपकी शरीर ही बदल दी जाएगी। स्मार्ट सिटी का मतलब है कि आपके जो कपड़े हैं वो बदले जाएंगे। आप, इसका मतलब नहीं कि आप पहले से बिल्कुल अलग दिखोगे। अरे जैसे है वैसे ही दिखोगे। बस थोड़ा सा आप पे चेंज होगा, थोड़ा मेक ओवर होगा, और थोड़ी सी आपको लगेगा कि आप अच्छे दिख रहे हो, आईने में अच्छे लगोगे। तो शायद बाद में क्रीम व्रीम लगाने लगो तो आप थोड़ा सा अच्छे भी लगने लगोगे। सर यही है ना, या कुछ और है? एक सिंपल चीज और ऐड कर देता हूँ। आप हम्म, चंडीगढ़ का ट्रैफिक मैनेजमेंट का एग्जांपल ले लीजिए, perfect। राइट। तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हॉकिंग करना, या ना आप तो ओवर स्पीडिंग तो छोड़ ही दीजिए। ना ना तो ना ना। दिस मेक्स चंडीगढ़ इटसेल्फ ए स्मार्ट सिटी। कि लॉ एंड ऑर्डर जहाँ पे आपने इतना आपने अच्छे से एस्टेब्लिश किया हुआ है कि चाहे कोई मिनिस्टर है चाहे कोई भी है, तो आपका चालान होगा ही होगा, सर ये राइट। दिस ऑल तो क्रेडिट गोज टू किरण बेदी। हम क्रेडिट देना चाहिए हमें एक्चुअली। ये तो हाँ मैं तो क्रेडिट, हाँ आई एम या ऑफ दिस फेवर कि जो करता है उसको हमें पब्लिकली रिकॉग्नाइज करना चाहिए, करना फेलिसिटेट चाहिए, करना चाहिए, राइट। करना चाहिए, तो हाँ। ये अगर हम नहीं करेंगे तो इतनी लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे? लॉ लॉ तो है ही ऑर्डर क्रिएट करने के लिए। आई मीन अगर लॉ नहीं होंगे तो अनरूली स्टेट, या फिर तो जंगल राज ही है। ऐसा ही सही। बात ले दे के वही आ गई, चाहे स्मार्ट सिटी हो, चाहे एसईजेड हो, चाहे इकोसिस्टम ऑफ कुछ भी देखे जाए, अल्टीमेटली इट्स ह्यूमन। द वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय द ह्यूमन। जब तक ह्यूमन के माइंड में ये नहीं होगा कि गलत मुझे नहीं करना, तब तक लॉ नहीं बचा सकता। और जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये नहीं करना, तो डेफिनेटली ग्रोथ होगा। जैसे आपने चंडीगढ़ का, मैं पंजाब जाता हूँ, लुधियाना, मेरे बड़े सारे क्लाइंट्स हैं, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं। वो कहते हैं राठौर सर, जैसे ही चंडीगढ़ के एरिया में जाते हैं ना, हवा में आ जाता है कि बॉस मुझे ओवर स्पीड नहीं करनी, रेड लाइट क्रॉस नहीं करना, मुझे सड़क पे चीजें नहीं फेंकनी। एंड दैट्स द रीजन चंडीगढ़ इज सच अ ब्यूटीफुल सिटी, सेम प्लांट थिंग सिटी। आप इंदौर पे भी अप्लाई कर सकते हो। इंदौर इज द हाँ क्लीनेस्ट सिटी फॉर 5-6 इयर्स नाउ। या कि सर वहां पे, वहाँ हाँ,
अब ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना इनकलकेट कर दिया गया है सारे सिटीजन्स में कि कोई ट्रैश सड़क पे फेंक ही नहीं, सोच ही नहीं सकता। अगर कोई कर देता है तो पब्लिक शेमिंग है, फोटो किसी ने खींच के वो डाल देनी है कि ही वाज स्पॉइलिंग ट्रैश ऑन द रोड और कहीं भी। जितेंद्र सर, आपकी थॉट से मैं 100% अलाइन हूँ। चीजें टाइम लेती है। प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छ भारत का अभियान है, छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में इतना बढ़ा हुआ है, इतना भरा हुआ है, इतनी अच्छी है। क्योंकि मुझे पता है, कई बार, एक बार मुझे आई वाज ट्रैवलिंग एंड माय डॉटर वाज लाइक चॉकलेट खा के मैंने ऐसे फेंकने के लिए पीछे से, डैड यू कांट डू दिस। आप कहोगे कि हिंदुस्तान फॉरेन की तरह नहीं है, लेकिन यू आर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, यू गेट अलाइन विद द क्लीननेस। और सर, ऐसी आदत पड़ी आज के दिन में कि अगर कुछ खाता भी हूं तो मैं कार में रखता हूं, डस्टबिन ढूंढता हूं, उतरता हूं, उसमें डालता हूं। ये सब इंडिविजुअल। ये मुझे कोई टोकने वाला नहीं आता, मैं चालान के डर से नहीं करता। ये मेरी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। तो जो आप कह रहे हैं वही बात है कि इंडिविजुअल हैज टू कम फॉरवर्ड एंड इंडिविजुअल को ये एक्शन लेना पड़ेगा। राइट। ये सर इसके एक, लिए एक वर्ड है सर, हाँ, नेशनल करेक्टर। तो नेशनल बिल्डिंग ऑफ कैरेक्टर, नेशनल करेक्टर इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस इन मोस्ट टुडेज टाइम। इम्पोर्टेंट। या, क्योंकि अगर मैं पब्लिक प्रॉपर्टी को ये समझूंगा कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी में तोड़ सकता हूँ तो ये एक हाँ, परसेप्शन है। बट रिसेप्शन। एट द सेम टाइम आप ये समझो कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, हम्म। so I should take that much केयर care फॉर which दिस। I take for my own property, then the या, things will change। तो ना मैं किसी को डैमेज करने दूंगा उस प्रॉपर्टी को, ना खुद करूंगा। तो हम्म। ये चेंज होना बहुत जरूरी है। ये हमने, आई मीन द स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जांपल ऑफ नेशनल कैरेक्टर इज जापान। तो वहां पे या, अभी कभी आप जाएंगे तो देखेंगे कि ईच सिटीजन एक्चुअली अंडरटेक्स दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सड़क पे भी कोई जा रहा है तो कोई ट्रैश पड़ा हुआ है वो देखेगा, अच्छा ट्रैश पड़ा हुआ है, पिक इट अप, पुट इट इन द ट्रैश बिन एंड देन ही विल गो। बट वो उसका आइडियोलॉजी ये है कि उसको डीएनए में डाला गया है कि मेरा सिटी क्लीन दिखना चाहिए, राइट, और देयर शुड नॉट बी एनी डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी। परफेक्ट, परफेक्ट। अच्छा सर, एक बात बताइए, बीइंग अ लॉयर एंड बीइंग इन अ ट्रिब्यूनल, बीइंग इन अ कमिटी लाइक इन सीबीटी, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट के लोग हैं वो फ्रॉड करते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड करते हैं, वो नहीं पकड़े जाते। छोटे छोटे लोग जो बैंक से लोन लेके आते हैं वो पकड़े जाते हैं, उन पे सजा होती है, उनकी घर रिकवरी हो जाता है। कभी ऐसा दिन आएगा कि बड़े बड़े लोगों पे भी सजा हो? अभी तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कितने बड़े बड़े लोग जेल में हैं और कितने के बड़े बड़े देश से बाहर हैं जो जिनके लिए एक्स्ट्राडिशन की बात चल रही है। तो वो आई थिंक सर बहुत, एग्जाम्पल्स तो वो ऑलरेडी सेट हो गए हैं। नहीं सर, सैंपल लेकिन बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं। हाँ, जो और फ्रॉड वाले सैंपल में भी, केसेस, हाँ, नहीं जो सैंपल में भी फ्रॉड वाले वेस्टेड, केसेस, हाँ, फ्रॉड वाले में हाँ सैंपल में भी वेस्टेड इंटरेस्ट रहा। वो तो जी पैसा लेके चले गए आप, मैं समझ गया वो जो आप जो एग्जांपल लेंगे, मैं समझ गया। जी। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं सर कि कॉर्पोरेट में नहीं आते। जैसे अभी आप ईपीएफओ में हैं। आप कोई ऐसे केस बताइए जो ईपीएफओ में कोई फ्रॉड हुआ हो और उसके साथ आप लोग बैठ कर डिस्कस करते हो कि ये पैसा कैसे रिकवर किया जाए, कैसे किया जाए। आप कंपनी का नाम ईपीएफओ हटा में सकते हैं। फ्रॉड का केस, देखिए ईपीएफओ तो रेगुलेटर है, हाँ सर। राइट। तो इनका काम ये है कि भी जो कंपनियां हैं, जो मेंबर हैं, क्योंकि इनके मेंबर जो सारे एम्प्लॉइज हैं ऑल ओवर इंडिया, जो ईपीएफ के मेंबर हैं, इनका प्रोविडेंट फंड कटता है, राइट। हम्म। तो इनका काम ये सुनिश्चित करना कि जो भी एम्प्लॉयर जो पीपीएफ डिडक्ट कर रहा है वो रेगुलरली जमा करे, हम्म। राइट, ईपीएफओ में। बारह हम्म। परसेंट अगर एम्प्लॉय को कट रहा है तो 12% वो अपना ऐड करके उसमें डिपॉजिट करेगा मंथली। अब काफी ऐसे एग्जांपल्स आ जाते हैं स्मॉल केसेस में, स्मॉल बिजनेसेस में, जो पीएफ डिडक्ट कर लेते हैं, जमा नहीं करते हैं, राइट। तो ये सेम केस हो गया कि आपने टीडीएस जैसे टैक्स डिडक्शन किया और डिपॉजिट नहीं किया, अपनी पॉकेट में डिपॉजिट रख नहीं लिया। किया, पॉकेट में तो रख लिया। देन इसके लिए तो ऑब्वियसली वेरी हैवी पेनल्टीज भी होंगी और प्रोसिक्यूशन भी होगी। तो इनकम टैक्स वाले भी अरेस्ट करते हैं ऐसी सिचुएशंस में, राइट, क्योंकि आप गवर्नमेंट का मनी है, यूर जस्ट कीपिंग इट इन योर पॉकेट। जो अदरवाइज लेबर को जाना है पैसा, आप लेबर को नहीं दे रहे हो, जमा नहीं कर रहे हो। और आप नॉट ओनली कि भी पूरा एक, जैसे होता है ना कि पूरे तालाब को गंदा कर रहे हो बेसिकली, उन एम्प्लॉयज की सिचुएशन देखिए ना जिनका पीएफ कट रहा है, 12% उनकी सैलरी से कट रहा है लेकिन वो जमा नहीं हो रहा है। तो उनकी ग्रीवेंस देखिए कितनी बड़ी है। वो सोच रहे हैं कि भाई 24% जमा हो रहा है, 12 उनका कट रहा है, 12 एम्प्लॉयर जमा कर रहा है, लेकिन या जीरो तो वो परसेंट 12 भी नहीं जमा हो रहा है।
तो आप चीटिंग किसके साथ कर रहे हो? अपने एम्प्लॉयज के साथ कर रहे हो। तो ऐसे केसेस में तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी एक स्ट्रांगली इनको हैंडल करना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। कहीं पे जहाँ कंप्लायंसेस गैप्स हो जाते हैं या अदरवाइज कुछ हो गया, तो उसके लिए टाइम टाइम पर गवर्नमेंट एमनेस्टी स्कीम लेके आती है कि भी आप अपने, अगर कुछ रह गई हैं कंप्लायंसेस, तो आप इनको अवेल कर सकते हैं बाय पेइंग टोकन, यू नो, टोकन पेनल्टी और टोकन अमाउंट। तो वो अभी भी, जैसे पीएफ डिपार्टमेंट शायद अब एक लेकर आ रहा है एमनेस्टी स्कीम, बोर्ड ने ऑलरेडी कंसिडर किया है, तो उसको फाइनल शेप दे रहे हैं, तो वो आएगी। तो उसमें आपके लास्ट 3-4 ईयर्स में जो भी अगर नॉन कंप्लायंसेस रही हैं, तो आप उसमें अवेल कर लीजिए। आपसे सपोजिंग डिपॉजिट होना रह गया किसी मंथ का, किसी एम्प्लॉयज का पीएफ, तो आप जमा कर दीजिए इंटरेस्ट के साथ, आपके ऊपर कोई पीनल एक्शन नहीं होगा। तो ऐसी चीजें तो गवर्नमेंट भी समझती है कि भाई बाय एंड लार्ज अगर ये कंप्लाइंट है, हो सकता है चांसेस हैं कि किसी वजह से कोई किसी मंथ में रह गया हो, तो वहां पे ऐसा नहीं होता है। तो वहां पे फ्रॉड के केसेस यही होते हैं कि जो पीएफ डिडक्ट कर लिया, जमा नहीं किया, लार्जली। करेक्ट। अब जितेंद्र सर, एक क्वेश्चन, जी, हाँ आप कंप्लीट कर दीजिए। हाँ जी। नहीं, उसमें फिर प्रोसिक्यूशन मैकेनिज्म भी है पीएफ में। हाँ तो हाँ वो प्रोसिक्यूट करते हैं उन एम्प्लॉयज को, डिफॉल्टर एम्प्लॉयज को, तो सो दैट द जो रियल बेनिफिशियरी कैन गेट बैक देयर मनी। सर, एक छोटा सा क्वेश्चन, यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल। ये फ्रॉड नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन कहाँ तक सही है मुझे समझ में नहीं आता। एज पर द रूल, ईपीएफ रूल, हमने बहुत पढ़े हैं, बहुत पढ़ाए भी हैं। आपने कंपनी लॉ में बहुत पढ़े होंगे सीएस करते समय, वैसे सीए करते होंगे उस समय भी कंपनी लॉ में आपने ये पढ़े होंगे चैप्टर, और ये बड़े टेक्निकल चैप्टर होते थे लॉ में जब सीए इंटर में होता था। सर, आज के एम्प्लॉयर कहता है कि देख, तेरी एक सीटीसी है, दैट इज कॉस्ट टू कंपनी है, 12% तेरा पीएफ कटेगा, करेक्ट, प्रोविडेंट फंड कटेगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कटेगा, 12% जो मुझे देना है वो भी तेरे में से कटेगा, और हम 24% जमा करेंगे। और एम्प्लॉय कहता है यस, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? नहीं, इसमें क्या होता है, जब एम्प्लॉयमेंट लेटर इशू करते हैं या किसी को भी एंगेज करते हैं, तो उस समय एक एम्प्लॉयर को एक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना होता है कि इसकी टोटल कॉस्ट मुझे क्या होगी एज ए कंपनी को, कि सीटीसी, हाँ, उसमें, कॉस्ट टू कंपनी का। हाँ, कॉस्ट टू कंपनी क्या होगी। तो उसमें वो जो हम्म, 12% उसने जमा करना होता है वो भी इंक्लूड करता है, राइट। हम्म, वो भी कॉस्ट ही है। अगर अलग से देगा, अगर मैं एम्प्लॉय को ये बताऊंगा कि सपोजिंग तुम्हारी कॉस्ट टू कंपनी सपोज 10 लाख रुपए है, राइट, और उस 10 लाख में अगर मैं उसको ये नहीं बताता कि तुम्हारा पीएफ इंक्लूड है या नहीं है, जो हम्म, मेरा कंट्रीब्यूशन होगा, तो द पर्सन विल थिंक कि भाई ये 10 तो है ही है, और 12% और आएगा मेरे पास इन एडिशन, वो जमा करेगा एम्प्लॉयर। तो उस चीज को एड्रेस करने के लिए एम्प्लॉयर क्लैरिटी, आई मीन द एम्प्लॉयमेंट लेटर में करना चाहता है कि भाई ये 10 लाख में मेरा जो 12% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो भी इंक्लूड है। मैं समझ गया तो सर, आप ये उसको कहते हैं कि कॉस्ट स्ट्रक्चरिंग का है इशू बेसिकली। स्ट्रक्चर सी, हाँ, बट फैक्ट ये है कि सर जब ये कानून बनाया गया पीएफ की, मैंने अपनी बुक लुक बियॉन्ड में लिखा है मैंने कि प्रोविडेंट फंड के कंसेप्ट को पहली बार जेआरडी टाटा लेके आए, तब जब यूके में भी ये नहीं था। और उसमें ये था कि उसके इनकम से मैं इतना परसेंट दूंगा, उतना मैं अपना दूंगा, और ये कंपनी के प्रति लॉ में नहीं होगा, वो पार्ट कंपनी की परफॉर्मेंस से कट के जाएगा। ये कंसेप्ट जेआरडी टाटा का था। आई एम वर्किंग फॉर द टाटा पावर सिंस लॉन्ग, टाटा के बहुत सारे कंपनियों के साथ काम कर रहा हूँ। ये रूल बना था। कंपनी भी गलत नहीं है, फ्रॉड नहीं है, चीजें नहीं है, वो पहले ही निगोशिएट करती हैं, तो इट्स ओके फाइन। ना, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। You are a chartered accountant. You are by profession a lawyer, right? And very reputed. Centrum Legal. Centrum Legal is doing so many work. ड्यू डिलिजेंसी का काम करता है, फैमिली डिस्प्यूट हो उसको भी ठीक करता है, फैमिली में अगर पार्टीशन हो रही है फैमिली में, तो उसको भी आप लोग एमिकेबली सेटल करते हैं, और बहुत सारे काम करते हैं। और बताइए क्या क्या काम है आपका सेंट्रम लीगल के अंदर? ये हम लोग जो है कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड, चाहे वो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हैं, हम्म, रीस्ट्रक्चरिंग है, या हम्म, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स हैं,
अपार्ट फ्रॉम दैट कि अगर किसी को इंडिया में नया ही बिजनेस सेटअप करना है तो सारे जो एनवायरमेंटल अप्रूवल्स हैं, हम्म, इंडस्ट्रियल अप्रूवल्स हैं, उन सब में उनको हेल्प करते हैं, अपार्ट फ्रॉम हेल्पिंग देम इन कॉर्पोरेट लिटिगेशंस आल्सो। ओके सर, जी। ये जो मैक्सिमम जो आपका कोर काम है वो लीगल का है, राइट? एंड आप आईसीएसआई के, आप रीजनल एज वेल एज सेंट्रल, रीजनल में आप लड़े, आगे आए, सेंट्रल में भी आप लड़े। तो ये जो आपका विजडम है, आपके नॉलेज है, वो कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट को कितना फायदा देगा? एंड आप एज ए रोल मॉडल, एज ए सक्सेसफुल रोल मॉडल, जैसे एक छोटी सी मैं बात बोलता हूँ कि कल मैं पॉडकास्ट में था और एक सीनियर जर्नलिस्ट बोल रहे थे कि जब उनके घर में, उनके गांव में कोई कार लेके जाता था, तो वो लोग जाके छू के देखते थे और कहते थे काश मेरे पास भी कार हो। तो आपका लाइफ स्टाइल, द एसेट यू पोसेस, द द पीपल वी मीट, यू मीट विथ, ये सारे चीजें रोल मॉडल बनता है यंग जनरेशन के लिए, करेक्ट? सो एक बात बताइए, जो आपका ये विजडम है, जो आपका नॉलेज है, आपका प्रैक्टिसेस है, ये कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट एंड उसके मेंबर एंड उसके बच्चे, बिकॉज जो बच्चे हैं वही फ्यूचर है, सीएस इज नॉट इक्वल टू जस्ट मेंबर, द सीएस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर परसुइंग कंपनी सेक्रेटरी एज ए कोर्स, उनमें क्या फर्क डालेगा? आप एज ए रोल मॉडल क्या उनको बताएंगे, या क्यों आपके साथ वो इंस्पायर होके जुड़ेंगे? Why? What contribution are you doing that? ये जानना जरूरी है कि जो कंपनी सेक्रेटरी और लीगल प्रोफेशन दे गो हैंड इन हैंड। Oh, कि जो कंपनी सेक्रेटरी होता है जो एम्प्लॉयमेंट में होता है, तो वो इन हाउस लीगल काउंसिल ही होता है कंपनी का, क्योंकि उसका जो रोल है कि सारे कॉर्पोरेट लॉज की कंप्लायंसेस उसको सुनिश्चित करना है कंपनी में, राइट। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को असिस्ट करना है कंपनी की फंक्शनिंग में, राइट। और सारे जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कंप्लायंस की, जैसे एचआर डिपार्टमेंट है तो एचआर डिपार्टमेंट की क्या क्या कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स है, तो उन सबको कोऑर्डिनेशन का काम कंपनी सेक्रेटरी का करता है। तो इन ए वे वो इन हाउस लीगल काउंसिल ही है कंपनी सेक्रेटरी। जब हम प्रैक्टिस साइड में आते हैं तो प्रैक्टिस साइड में उनका रोल एक डिफरेंट डोमेन में आ जाता है कि वो आपकी स्टार्टिंग फ्रॉम कंपनी लॉ प्रैक्टिस, मर्जर्स एक्विजिशंस रीस्ट्रक्चरिंग्स, या फिर अब इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आ गया, या फिर रेरा आ गया, या दूसरे जहां जहां कंपनी सेक्रेटरी को रिकग्निशन मिली है अपीयर होने की डिफरेंट जुडिशियल फॉर्म्स, क्वेसी जुडिशियल फॉर्म्स में, तो वहां वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रैक्टिस साइड और एम्प्लॉयमेंट साइड एक अलग अलग डोमेन है। मुझे लगता है कि मैंने जैसे सीएस किया और उसके बाद मैंने लॉ किया तो ये बहुत सॉलिड कॉम्बिनेशन बनता है कि मुझे, क्योंकि सीएस में एक्सेसिव फोकस रहता है कॉर्पोरेट लॉस पर, राइट, और लॉस में अपने लीगल सिस्टम पे रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन पे रहता है, सिविल एंड क्रिमिनल लॉस पे रहता है, राइट। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना, इट इज मच सॉट आफ्टर कॉम्बिनेशन इन द इंडस्ट्री, कि जिसने सीएस और लॉ किया हुआ है सो ही हैज मच बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, क्योंकि सीएस में नॉट ओनली कॉर्पोरेट लॉस बट उनको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में भी बताया जाता है, राइट। बैलेंस शीट्स कैसे पढ़नी है ये भी बताया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे इंटरप्रेट करना है ये भी बताया जाता है। सो तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना इंडस्ट्री में, आई मीन वेल सॉट आफ्टर है, आई मीन ह्यूजली सॉट आफ्टर। लेकिन मैं समझ गया, सीएस जी। एंड लॉ आर इंटरलिंक्ड, दैट जी। मैं समझ गया। माय लास्ट क्वेश्चन इज टू यू सर, being yourself, being a Hitendra Mehta, a legal professional, along with the company secretary, sitting with the top people authority, becoming as a member of the CBT, getting a remaining in the form of the membership with the SHM, being a member, how do you inspire the student of company secretary to be a larger than the life, larger than? How can you touch their life so they will be the bigger than their environment, bigger than their, greater than their own environment, greater than their own body, greater than their time what they're going through? How do you think that you touch them to inspire to be a bigger than what they are today? Because you have achieved वेल it. आई थिंक आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पोज किया है राठौर जी। Right, right. कोई भी पर्सन, Uh, आई मीन एनी पर्सन बिकम्स व्हाट इज एनवायरनमेंट इज। वो correct. जैसा उसका एनवायरनमेंट होता है वो वैसा ही बन जाता है।
राइट, ये हमने देखा है, अपने रियल लाइफ एग्जांपल से भी देखा है। हम्म, एज ए कंपनी सेक्रेटरी मुझे जो जो अपॉर्चुनिटी आती गई, जैसे मैंने टू बिगिन विथ जो सबसे पहले ही जो अपॉर्चुनिटी हैंडल की, पब्लिक इशू मैनेजमेंट, जो अरे, कंपनी सेक्रेटरीज के लिए बहुत रेयर होती है और हम्म, मच सॉट आफ्टर होती है, कि भी वो करना चाहता है, कोई भी कंपनी सेक्रेटरी, लिस्टेड कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहता है। तो मैंने इतनी लर्निंग हुई उस पर, एक ही पर्टिकुलर यू नो टास्क कह सकते हैं, असाइनमेंट कह सकते हैं, पहले ही असाइनमेंट में मैंने मर्चेंट बैंकर से डील किया, अंडर राइटर से डील किया, ब्रोकर से डील किया, लीगल एडवाइजर से डील किया, या सारे बोर्ड मेंबर से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड हुआ, सारी गवर्नेंस प्रैक्टिसेस रीराइट हुई। तो इतनी लर्निंग होती है इस प्रोसेस में, कंपनी सेक्रेटरी होने की वजह से और बोर्ड के साथ कनेक्टेड होने की वजह से। तो आई हैव बीन लकी कि मुझे जो जो कंपनियां मिली वहां लर्निंग का स्कोप इतना था कि मैं सीखता गया और मेरा एपेटाइट बढ़ता गया। तो जब ये 8-10 साल मैंने कॉर्पोरेट में काम करने के बाद जब मैंने लॉ फर्म ज्वाइन किया, और उस समय ये फायर थी कि मुझे कुछ अलग करना है, तो जब ये मैंने सब्जेक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन पिक किया, क्योंकि ये कंपनी सेक्रेटरी कोर्स की एक ब्यूटी है कि मुझे कुछ भी करने के लिए ना तैयार करता है, कि कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स कोई नया सब्जेक्ट, कोई ओपन मतलब चैलेंज है कुछ, आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो जब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन की कंसेप्ट आई थी 2006 में, और मैंने इस पे डिसाइड किया कि आई विल जस्ट स्पेशलाइज इन दिस, तो 2007 में मैंने इस पे 1500 पेज की एक बुक लिखी, कम SCZ पे। और उसका बेनिफिट क्या हुआ कि आज तक मैं पूरे कंट्री में SCZ स्पेशलिस्ट के तौर पे जाना जाता हूँ। चाहे आप गूगल सर्च करें, चाहे प्रिंट मीडिया देखें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें, इनवेरिएबली आप मेरे कोट्स वहां पे आपको मिलेंगी। सो मच सो, मैं एसोचैम की नेशनल काउंसिल को चेयर कर रहा हूँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड इंडस्ट्रियल पार्क में फॉर लास्ट 6-7 ईयर्स। राइट। तो ये एक स्पेशलाइजेशन आपको कहाँ ले जाती है, तो ये आप उस समय रियलाइज नहीं करते जब आप एफर्ट कर रहे होते हैं। तो आज भी ये एक मेरा वन ऑफ द मेजर प्रैक्टिस एरिया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो कंपनी सेक्रेटरीज को हम कॉर्पोरेट लॉज में, नॉट ओनली कंपनी लॉ, हम उनको इंसॉल्वेंसी लॉ पढ़ाते हैं, हम उनको एनवायरमेंट लॉ पढ़ाते हैं, हम उनको इंडस्ट्रियल लॉज पढ़ाते हैं, फैक्ट्री लॉ पढ़ाते हैं, लेबर लॉज पढ़ाते हैं। इतना सारा स्कोप है उनके पास। तो मुझे लेबर लॉज का भी चांस मिला पढ़ने का। तो हमने, जब मैं NIRC नॉर्थ इंडिया रीजनल काउंसिल का चेयरमैन था 2008 में, तो उस समय सरकार के अंदर एक थॉट प्रोसेस चल रही थी कि कंसोलिडेशन ऑफ लेबर लॉज की, जो आज आज हम लेबर कोड्स के फॉर्म में देख रहे हैं। तो उस समय मुझे लगा कि इंस्टीट्यूट को कुछ सॉलिड काम करना चाहिए इस पे। तो हमने उस समय में 4 या 5 जो लेबर कमिश्नर्स थे उस समय नॉर्थ इंडिया रीजन के, हमने उनसे जाके रिक्वेस्ट किया कि सर हम इस पे कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो आपकी हेल्प चाहिए हमें। तो उनकी हेल्प से हमने एक ड्राफ्ट वेज कोड बिल बनाया, कि सारे, क्योंकि एक सैलरी देने के लिए मुझे क्या करना पड़ता था, PF एक्ट की कंप्लायंस करनी पड़ती थी, ESI की कंप्लायंस करनी पड़ती थी, मिनिमम वेजेज एक्ट की कंप्लायंस करनी पड़ती थी, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट की कंप्लायंस करनी पड़ती थी, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट की कंप्लायंस करनी पड़ती थी, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट की कंप्लायंस करनी पड़ती थी, इक्वल रेमुनरेशन एक्ट की कंप्लायंस करनी पड़ती थी। तो एक सैलरी देने के लिए मुझे 7-8 कानून का कंप्लायंस करना पड़ता था। तो हमने सरकार को ये सजेशन देने के लिए कि भाई आप मुझे बता दीजिए कि भाई सैलरी में से 25% डिडक्शन करना है, हम कर देंगे। तो आप मुझे क्यों कह रहे हो कि सारे लॉस की मैं ये कंप्लाइंस करता रहूं या बिजनेस पे ध्यान दूं। राइट। तो मैंने सरकार को एक कंसोलिडेटेड वेज बिल बना के, हमने एज ए नॉर्थ इंडिया रीजनल काउंसिल थ्रू अवर इंस्टीट्यूट, हमने स्पेशल सेक्रेटरी थे उस समय में गवर्नमेंट में, लेबर सेक्रेटरी, तो उनको हमने इनवाइट किया एक अपने इवेंट में और उनको प्रेजेंट किया ड्राफ्ट वेज बिल बना के। और ये रिकॉर्डेड है 2008 में, श्री S कृष्णन थे उस समय में लेबर स्पेशल सेक्रेटरी लेबर मिनिस्ट्री में। तो ये इंस्टीट्यूट की ही कवायद थी जो आज हम लेबर कोड की फॉर्म में देख रहे हैं, कि उस समय शुरू हुआ था ये, आज हम 12 साल बाद 2020 में लेबर कोड्स बने। तो उस स्टडी ने मुझे लेबर लॉज का इतना एक्सपोजर दिया कि आज मुझे EPFO में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में मुझे जब नॉमिनेट किया गया 2024 में, तो मेरे लिए कोई नया सब्जेक्ट नहीं था। तो आई वॉज फीलिंग कि आई एम बैक होम, मुझे तो मेरा अपना सब्जेक्ट ही मिल गया है। राइट। और सरकार ने नॉट ओनली दिस, कि मुझे इसकी इन्वेस्टमेंट कमेटी का भी मेंबर बनाया, कि भी लेबर जो EPFO है, इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। आई मीन दे मैनेज मोर देन 25 लाख करोड़ रुपीज ऑफ कॉर्पस। तो उसकी करेक्ट। इन्वेस्टमेंट कमेटी का सदस्य बनाया सरकार ने मुझे। तो मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि भाई इतने इंपॉर्टेंट रोल्स के लिए मुझे कंसिडर किया सरकार ने। राइट। और मुझे जो जितना हमारा
7-8 करोड़ से ज्यादा के जो मेंबर्स हैं, जो ईपीएफ के मेंबर्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि भी उनको सरकार 8.25% इंटरेस्ट तो देगी हर साल पीएफ पे। 8.25% है आपका आफ्टर टैक्स, करेक्ट? तो इफेक्टिवली आपका 11.5% या 12% इंटरेस्ट आप सरकार से ले रहे हो, राइट? 10% जोड़ तो दीजिए, हाँ। हाँ, तो आप इतना अर्न करने के लिए बैक एंड पे क्या होता है, ये तो मेंबर्स को नहीं पता होता ना। तो जो ये रोल है इन्वेस्टमेंट कमेटी का। तो इन्वेस्टमेंट कमेटी डिसाइड करती है कि उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, सो दैट रिटर्न आए और उतने रिटर्न मेंबर्स को भी दे पाए, राइट? इन द एंड इट बिकम्स वेरी मैसिव फिगर। कि आप, जब हम 25 लाख करोड़ से ऊपर के कॉर्पस की बात करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भी किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जहां भी अगर ईपीएफओ इन्वेस्ट कर देगा तो उस स्टॉक के बारे में, मतलब प्राइस कहाँ शूट करेगा या कहाँ नीचे स्काई जाएगा हमें नहीं रूट्स। पता। तो वो अलाउ ही नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या जो पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो प्रेस्क्राइब किया हुआ है सरकार ने, तो उसके हिसाब से जो बेस्ट एवेन्यूज होते हैं तो करते हैं। तो ये, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी का मेरा एक्सपोजर रहा कॉर्पोरेट लॉस का, इंक्लूडिंग लेबर लॉस, राइट, अंडरलाइन, तो ये मुझे बहुत ईज है कि मैं वहां पे अपना रोल बड़ा स्मूथली वहां पे डिस्चार्ज कर पा रहा हूँ ईपीएफओ में एज ए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। और इसके बाद में मेरे पास अपॉर्चुनिटी रही कि मैं 4 साल सेंट्रल काउंसिल का मेंबर भी रहा, और उसमें भी इंस्टीट्यूट की डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज को मैंने चेयर किया। एक्सपर्ट एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन रहा इंस्टीट्यूट का, या रिसर्च कमेटी का चेयरमैन रहा, या फिर इंटरनेशनल अफेयर्स कमेटी का चेयरमैन रहा। तो तरह तरह के जो एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मेरा सीएस का कनेक्ट रहा, उसकी वजह से मुझे हुए लाइफ में। एंड दे मेड मी, आई मीन, सो एनरिचिंग प्रोफेशनल, आई कैन से, कि आई बिकम सो वर्सेटाइल। मुझे लगता है कि मैं, आप किसी भी लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे तो आई विल बी प्रिपेयर टू वर्क ऑन दैट एंड डिलीवर ऑन दैट। कि चाहे वो आप SCZ अननोन एरिया था, उसमें चार्टर किया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी लॉज हैं, एनवायरमेंटल लॉज हैं, पोल्यूशन से रिलेटेड इश्यूज आते हैं लोगों के, या फिर आपके जो बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स हैं कि भी फायर एनओसी नहीं मिलती है आपको, तो उसके लिए कौन से लॉ एप्लीकेबल है, बॉयलर्स एक्ट में क्या होता है। तो ये कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी को हम पढ़ाते हैं। सो दिस गिव्स हिम कॉन्फिडेंस कि भी आपके पास ना इक्विपमेंट है, आई मीन असला है, आप लड़ सकते हो, वार में जा लड़ सकते सकते हो, हैं। परफेक्ट। राइट? तो परफेक्ट। ये हम एज ए इंस्टीट्यूशन वी प्रिपेयर प्रोफेशनल्स फॉर दिस, राइट? अब उसको ओके। कैसे हमने मेंबर्स को एक फोकस रखना है टू टू वर्क ऑन ऑन लार्जर एरियाज, कि हम प्रोसीजरल पे हमारा फोकस कम रहे, प्रोसीजरल वर्क पे, बट जो स्ट्रेटेजिक वर्क है, जो हाई हाई लेवल हाई एंड कॉर्पोरेट एडवाइजरी, लीगल एडवाइजरी वर्क है, उस पर फोकस करें। तो मेंबर्स अपने आप ही अपनी पोजीशन क्रिएट करेंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। तो उसके लिए कोई लुकिंग बैक नहीं है, आई मीन स्काई इज द लिमिट। करेक्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, सर का लास्ट क्वेश्चन में ये कहना था कि जिसके पास जो होता है वही देता है। ही सेइंग कि मैंने बिकॉज ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी गेन्ड अ लॉट, बीइंग अ मेंबर ऑफ एसएचएम, being a member of CBT, being a member of, he was that international committee of ICSI and research and committee, research and development committee. He knows that what can connect. And apart from this, जो स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, कनेक्ट। तो जब चूंकि ये खुद कनेक्टेड है and he has gone through the pain that how he got connected, so definitely he is saying that he will become a bridge between the student as well as the corporate world, the government world, and the ecosystem of entire working pattern. So of course he has got a lot to give because he has gained and he is enjoying that life. He's just not talking, वे समंदर में डूबे हुए हैं, किनारे पे बैठ के हवा खा के नहीं आए हैं. So definitely, I salute your knowledge and wisdom, sir. I'll take a leave. And before that I go, let me tell you, जो व्यक्ति स्टार्टअप करना चाहता है, इस एपिसोड को, इस पॉडकास्ट को जरूर देखे। जो व्यक्ति ACZ में प्रैक्टिस करना चाहता है, इसको जरूर देखे। जो व्यक्ति नॉलेज लेना चाहता है बिजनेस की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, उसके लिए एपिसोड बना हुआ है। प्लीज डोंट मिस आउट। शेयर विथ योर फ्रेंड्स, शेयर विद द पीपल हु आर इन द बिजनेस वर्ल्ड। ये बिजनेस वर्ल्ड के लिए, चाहे वो स्मॉल
चाहे वो स्मॉल एंटरप्राइजेस हो, चाहे मीडियम हो, चाहे लार्ज हो, वॉट एवर इट इज अ मस्ट, बिकॉज दिस इज अ कैंडिड कन्वर्सेशन विथ हिम and with a person who has expert knowledge is this. Thank you so much for being with me, sir. Thank you so much. Thank you थैंक यू so सो much. मच। Thank you.